चतुर्वेदी जो रख रहे हैं, सुखाड़िया विश्वविद्यालय जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन रख रहे हैं आप 88 से 89, 89 से 90, 90 से 91, 91 से 92, 92 से 93, 93 से 94, 94 से 95 और 95 से 96, यानी 88 से लेकर के अब तक 10 साल पुराने प्रतिवेदनों को आप अब रख रहे हैं। आपने पहले अजमेर की विश्वविद्यालय का भी प्रतिवेदन ऐसे 8-10 साल पहले रखे थे। नहीं, 3 साल रखे हैं आपने, 8-10 साल पहले पुराने रखे थे और फिर आप अब रख रहे हैं 10 साल पहले। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसका मतलब ये हुआ कि विश्वविद्यालयों का प्रतिवेदन हर वर्ष तैयार नहीं होता, और अगर तैयार होता है तो इस सदन को इस प्रकार लाइटली लिया जाता है, उसमें रखना पसंद नहीं करते। तो जब तक कि मंत्री महोदय ये नहीं बताएं इसका कारण क्या है इतने विलम्ब से होने का, कौन इसका जिम्मेदार है, उन जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं, तब तक सदन को संतुष्ट नहीं करें तब तक आपको इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों पर कोई नियंत्रण नहीं और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का तो कोई भी नियंत्रण नहीं है। ये तो हमने पिछली बार यहाँ बहस में देख लिया था। राजस्थान विश्वविद्यालय के अव्यवस्था को लेकर के स्थगन प्रस्ताव हमारा था और उसके पे इतने पद स्वरूप से दोनों बोले थे। माननीय मंत्री महोदय ने कोई सार्थक जवाब उसमें नहीं दिया। जवाब ये दिया कि आप लोगों की जो बहस, जो विचार आप कहें, वो माननीय राज्यपाल महोदय को, जो इसके चांसलर हैं, उनको मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दूंगा, पेश कर दूंगा, ये उन्होंने जवाब दिया था। तो राज्य सरकार जिस विश्वविद्यालय के बारे में, जिसकी अव्यवस्था के बारे में यहाँ चर्चा हुई, जिसकी अव्यवस्था के बारे में अखबारों में आए, पैसे लेकर के, धन लेकर के किस किस तरह से नंबर बढ़ा दिए, किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट आ गए, कैसे पकड़े गए, कितने स्कैंडल्स हुए, उस विश्वविद्यालय की बहस के बाद में माननीय मंत्री जी का यह जवाब था। तो आज माननीय मंत्री महोदय का क्या नियंत्रण है विश्वविद्यालयों पर? कोई नियंत्रण नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय का वीसी इनको कोई उत्तर नहीं देता था, इनका सचिव है उनको उत्तर नहीं देता था, उनके सचिव उत्तर लाने के जाते थे तभी उत्तर नहीं मिलता था। ये तो दयनीय स्थिति है। सदन में तो रखने दीजिए, प्रतिवेदन को रखने दीजिए। एक बात, श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आप रखने के पहले ये बताइए कि आपको ये प्रतिवेदन कब मिले, राज्य सरकार को कब मिले, कितनी देरी से मिले, उस देरी से मिलने के कारण से आपने किन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की या अब क्या करने जा रहे हैं, ये साथ में बताइए आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने सुनिए, देरी से रखने की जो बात कही है उससे मेरी सहमति है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं ये बात कि राज्य सरकार लगातार 2 विश्वविद्यालय ऐसे जिनकी रिपोर्ट यहाँ रखी जाती है, एक अजमेर विश्वविद्यालय, एक उदयपुर विश्वविद्यालय। अजमेर के विश्वविद्यालय की रिपोर्ट ठीक समय पर ठीक रूप से रखी जाती नहीं। पिछले वर्ष में 94-95 का प्रतिवेदन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने हमको प्रेषित किया तो जनवरी 1997 में हमको भेजा। उसके पहले लगातार हम उससे कहते रहे कि ये प्रतिवेदन सारे हमारे पास भेजो ताकि सदन के पटल पर उनको रखकर माननीय सदस्यों को उससे अवगत कराया जाए। और उस आग्रह के लगातार कारण से 1994-95 का प्रतिवेदन उन्होंने जनवरी 1997 में हमारे पास भेजा, जिसको हमने 19 मार्च 1997 को सदन के पटल पर रखा। और रखने के बाद उनसे कहा कि भाई ये 1 साल का क्या भेजा है, हमारे यहाँ तो तुम्हारे ड्यूज निकल रहे हैं लगातार पिछले 88 से लेकर। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ 88 और 89 और 90 कहाँ थे क्या थे, मैं इसके विस्तार में चर्चा नहीं जाना चाहता और इसीलिए कोई हम पर निर्भर नहीं है, लगातार हमारा प्रेसअप हुआ और इसलिए केवल 1 साल का उन्होंने 94-95 का प्रतिवेदन गत वर्ष दिया जिसको हमने रखा, किंतु आग्रह हमारा करते रहे, इसलिए इस बार उन्होंने 95-96 का और जो पुराने 88 से लेकर थे वो सारे भेजे हैं आज के 15 दिन के पहले। और इसीलिए माननीय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो 94-95 का 1 वर्ष पहले हमने रख दिया था, 95-96 का ही 1 वर्ष का इसके पहले रखना था, किंतु पुरानों की जो लगातार आग्रह था उसके कारण हम उनको निकाल ले आए। हम तो दोषी हैं ही,
और मुझे खेद है इस बात का, किंतु दोष 1988 से चला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हाँ मेरी आपके साथ सहानुभूति। जहां तक एकेडमिक बात है, मेरा फिर भी मत है कि स्वायत्तता एकेडमिक दृष्टि से राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक बात को दूरी करने के लिए दूसरी बात को खराब किया जाए, किसी दृष्टि से उचित नहीं है। हाँ, इससे मेरी सहमति है। और शनै शनै पिछले 7 महीने में 8 महीने में उस आग्रह के कारण लगातार विश्वविद्यालय के कामों में प्रशासनिक दृष्टि से सुधार आ रहा है। और इसीलिए इस देरी के लिए खेद प्रकट करते हुए, जिसमें केवल दोषी मैं नहीं हूं, कौन कौन देशी 88 से आप उसका विचार कर लें, किंतु पिछले बार जो 1 वर्ष का प्रतिवेदन रखा गया उसके कारण हमने आग्रह किया तो पुराने लिया है और 1 वर्ष पहले का लिया है। और इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं इस उत्तर के द्वारा कि मैं इसको रखने की अनुमति दी जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन जुलाई 1988 से जुलाई 89, जुलाई 89 से जून 1990, जुलाई 1990 से जून 1991, जुलाई 99 से जून 1992, जुलाई 92 से जून 1993, जुलाई 93 से जून 1994 और 1 साल का पिछले बार रख दिया, एवं जुलाई 1995 से जून 1996 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का शासन जब तक रहा, जब तक तो बराबर प्रतिवेदन मिलते रहे। 90 से 88 तो 88 और 89 का तो 1 साल का ही हुआ। 90 2 साल क्षमा करेंगे तो 2 मान लो, लेकिन आपके राज में तो 6 साल तक बोल चली। श्री भीखाभाई सदस्य विधानसभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर अग्रसेन नगर जयपुर में सड़क निर्माण के संबंध में याचिका उपस्थापित करता हूं। श्री कैलाश मेघवाल खनिज मंत्री खनिज विभाग की 4 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। वो तो रखती साहब, रख दी। चार अधिसूचनाएं प्रतिवेदन, तो प्रतिवेदन के लिए कहा है। हाँ, वो तो खनिज विभाग का कहाँ है प्रतिवेदन? उसमें नहीं। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन। हाँ, गया पीछे, लगा नहीं लगा, पीछे गया ना। श्री कैलाश मेघवाल खनिज मंत्री राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 619(a) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री परशुराम मदेरणा सभापति राजकीय उपक्रम समिति 1997-98 समिति के 14 प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 97-98 की 14 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं। श्रीमती डॉक्टर उजला अरोड़ा सभापति प्राक्कलन समिति ख 1997-98 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विभाग से संबंधित 10म प्रतिवेदन तुम्बे व रंडी की खेती पर विशेष प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई विषयक समिति का 13वां प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती हूँ। श्री कालीचरण सराफ सभापति याचिका समिति 1997-98 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे। अनुपस्थित।
श्रीमती तारा भंडारी सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति 1997-98 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति 1997-98 का चतुर्थ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती हूँ। विधायी कार्य श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, प्रभारी मंत्री, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक 1998 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। वैसे तो अभी चर्चा हुई यूनिवर्सिटी के संबंध में, माननीय मंत्री जी ने खेद प्रकट किया, और एक और उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये सरकार लेजिस्लेटिव बिजनेस को बहुत लाइटली लेती है और किस प्रकार से ये अक्षम सिद्ध होती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, रूल 63 नहीं उपस्थित करने से पहले का ऑब्जेक्शन है। रूल 63 पढ़ लीजिए आप, जिसको आप कोट कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंतर्गत आप ये प्रस्तुत कर रहे हैं। रूल 63 में ये कहा गया है, उपाध्यक्ष महोदय, रूल 63(1) whenever a bill seeking to replace an ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House, along with the bill, a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by the ordinance. अब उपाध्यक्ष महोदय, 3-4 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहले ये ऑर्डिनेंस सरकार लेकर के आई थी 27/12/96 को। 27/12/96 को ऑर्डिनेंस लेकर के आने के बाद में विधानसभा में 6 महीने के अंदर इसको ऑर्डिनेंस को रेटिफाई करवाना चाहिए था और इसका इनको बिल लेकर के आना चाहिए था। बजट सेशन निकल गया, ये सरकार सोती रही और सरकार ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। उसके बाद में वापस इन्होंने 97 के अंदर पुनः इसी ऑर्डिनेंस को ये वापस इन्होंने गवर्नर महोदय के पास में इस शक्ति का दुरुपयोग किया और ये ऑर्डिनेंस वापस इन्होंने जारी करवाया। इस ऑर्डिनेंस के जारी करवाने के बाद में वापस 1 अक्टूबर के अंदर एक सेशन निकल गया है और उस सेशन के अंदर इस सरकार ने इस ऑर्डिनेंस को विधानसभा के सामने प्रस्तुत नहीं किया और ऑर्डिनेंस को प्रस्तुत नहीं करके और अब ये इतनी देरी से विधानसभा के सामने लेकर के आ रही है और इसलिए ये सरकार पूरी तरह से असफल हुई है इस लेजिस्लेटिव बिजनेस को प्रॉपर्ली कंडक्ट कराने में। और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से एक्सप्लेनेशन चाहूँगा कि पहले तो वो बताएं कि ये जो 27/12/96 को ऑर्डिनेंस लाए थे उसके सक्सीडिंग सेशन के अंदर उन्होंने विधानसभा के सामने इस ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए क्यों नहीं प्रस्तुत किया। उसके बाद मैं दूसरा चीज़ जानना चाहूँगा कि 6 महीने तक ऑर्डिनेंस वैलिड होता है। दूसरी बार इन्होंने गवर्नर महोदय से जब ऑर्डिनेंस निकलवाया तो वो कौन सी तारीख को था। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस हैं इसको अगर आप बारीकी से पढ़ें तो चतुराई से माननीय मंत्री जी ने पहली बार ऑर्डिनेंस निकालने की तारीख तो बता दी है 27th day of December 1996, लेकिन दूसरी बार जब ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट किया है उसकी तारीख चतुराई से ये छिपा गए। ये विधानसभा को बाईपास करने का तरीका है। आप अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहते हैं तो उसका ये कारण नहीं, ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस के अंदर सही तथ्यों को प्रस्तुत नहीं करें। ये क्या कारण था कि आपने दोनों ऑर्डिनेंस के बीच में गैप रहा और ऑर्डिनेंसेस के बीच में गैप रहा तो फिर उस दौरान में इस विषय से संबंधित जो भी बिंदु थे, जो भी समस्याएं थी, उनका क्या हुआ। इसलिए इस विषय के ऊपर भी माननीय मंत्री जी एक्सप्लेन करें। और तीसरा जो इन्होंने कारण बताए हैं डिलीशन ऑफ द शेड्यूल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस में, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 11, तो ये कोई ऐसे कारण नहीं है जिनके कारण से कि आप एक बार ऑर्डिनेंस लेके आवें, दूसरी बार ऑर्डिनेंस लेकर के आवें, क्योंकि इस रूल 63 के अंदर स्पष्ट दिया गया है कि स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टेंसेस व्हिच हैड नेसेसिटेटेड, यानी इतना क्या आवश्यक था कि इमीडिएटली आपको ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस निकालने पड़े कि शेड्यूल को डिलीट करने के लिए कई ऑर्डिनेंस की बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। उससे कहीं पर भी कोई काम बिगड़ने वाला नहीं था और न ही ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 11 से इनको कहीं पर आवश्यकता थी कि 2 बार ये ऑर्डिनेंस निकाले जाते। तो कृपया मंत्री जी मेरे 3 स्पष्ट प्रश्नों का जवाब दीजिए कि क्यों आपके ऑर्डिनेंसेस के बीच में गैप था,
क्यों आपने इन कारणों से ये ऑर्डिनेंसेस निकाले और क्यों आपने बजट के 2 सक्सीडिंग सेक्शंस होते हुए भी विधानसभा के सामने इन ऑर्डिनेंसेस को नहीं प्रस्तुत किया और इस प्रकार से इस विधानसभा की अनदेखी की। एक तरह से लेजिस्लेटिव बिजनेस में आपने बहुत बड़ी ब्लंडर की। मान्य 96 का ऑर्डिनेंस है, उसको आपने बिल से रिप्लेस नहीं करवाया। आर्टिकल 213 में इस बात का प्रावधान है कि ये सदन किसी भी मोशन के ऊपर उस ऑर्डिनेंस को आउटराइट रिजेक्ट भी कर सकता है। असेंबली का सेशन हुआ और असेंबली का सेशन होने के बाद में जो रिप्लेसिंग आपको जो है बिल लाना चाहिए था वो आप लाए नहीं। ये लैप्स रहा गवर्नमेंट के पार्ट पर। जब ये लैप्स रहा तो उसी ऑर्डिनेंस को आपने दोबारा प्रोमलगेट किया। होगा वो ऑर्डिनेंस, क्योंकि पहले वाला ऑर्डिनेंस जो है कि बिल से रिप्लेस नहीं हुआ और वो अधिनियम नहीं बन सका। फिर आप दोबारा जो लाए, क्या पहला ऑर्डिनेंस और दूसरा ऑर्डिनेंस एक ही तरह के ऑर्डिनेंस है? और इन दोनों के बीच में जब ये गैप हो गया तो उस वक्त उसको जो है आपने कवर अप करने के लिए शायद एक जो है सेविंग क्लॉज डाला होगा। लेकिन ये बात सही है कि आपने सदन के अंदर इसको बिल से रिप्लेस नहीं करवाया पहले ऑर्डिनेंस को, इसलिए आप ये दूसरा ऑर्डिनेंस लाए हैं। ये गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर लैप्स है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता और भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस विषय को उठाया है उस विषय के बारे में मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार के स्तर पर इसमें किसी भी प्रकार की खामी नहीं रही है। और मैं इस बात को साबित करने के लिए कुछ तथ्य आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदयों के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा कहना है कि केवल 96 का नहीं है, मैं तो इसके पहले की बात करना चाहता हूं। जब कैरियर एडवांसमेंट योजना बन गई विश्वविद्यालय के मार्फत, तो ये कैडर प्रमोशन योजना बेकार हो गई और यूजीसी के मार्ग निर्देशानुसार हमको इसको समाप्त करना था। और उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1/1/1986 से, केवल 96 से नहीं, क्योंकि मैं उसकी बात करूंगा ऑर्डिनेंस की और विधेयक की, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि 1/1/1986 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नवीन वेतनमान लागू कर दिए गए। इन वेतनमानों की विभिन्न शर्तों के अंतर्गत 3 स्तरों के पदों पर केवल सीधी भर्ती का प्रावधान रखा गया, परंतु लेक्चरर पद से रीडर के समकक्ष पद पर वेतनमान पाने हेतु एक नई कैरियर एडवांसमेंट योजना का प्रावधान यूजीसी ने किया। और इस नाते से ये जो हमारे यहाँ कैडर प्रमोशन योजना थी ये रिडंडेंट हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं राज्य सरकार द्वारा यह वेतनमान एवं तदनुसार कैरियर एडवांस योजना लागू करने का निर्णय मार्च 1988 में लिया गया तथा उसके अनुसरण में आदेश दिनांक 3/6/1988 को प्रसारित किए गए। उक्त वेतनमान लागू करने का निर्णय लेते समय जो मंत्रिमंडल उस समय था उसने यह आज्ञा प्रदान की कि पूर्व प्रचलित एक्स कैडर योजना को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि 2 प्रमोशन योजना एक साथ नहीं चल सकती और इस हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम में वांछित संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। मंत्रिमंडल की उक्त आज्ञा के अनुसरण में विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन हेतु एक अध्यादेश का प्रारूप मंत्रिमंडल द्वारा 20/8/92 में को अनुमोदित किया गया। 96 में नहीं। माननीय भीम से आने वाले सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं, एक्सप्लेन तो करूंगा मैं। 96 आपके मैं करूंगा, उसको करूंगा। विराजत मुझे तो मालूम नहीं आपके पास क्या है। विराजत मैं पिछले बता रहा हूं उस फैक्ट्स को। साथ ही मंत्रिमंडल ने इसे विधेयक में परिवर्तित करते हुए विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया।
उक्त निर्णय के थोड़े समय बाद ही विधेयक तो आ गया था, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अतः वांछित विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हुआ। वर्ष 1994 में इस प्रकरण में पुनः कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस दौरान विभाग के सम्मुख यह प्रश्न उठा कि इस योजना को क्या भूतलक्षी प्रभाव से विलोपित किया जा सकता है अथवा नहीं। इस बारे में महाधिवक्ता महोदय से राय मांगी गई, जो विभाग को अक्टूबर 1995 में प्राप्त हुई। महाधिवक्ता महोदय ने राय व्यक्त की कि यह योजना भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त नहीं की जा सकती है तथा इसे भविष्यलक्षी प्रभाव से ही समाप्त किया जाना चाहिए। महाधिवक्ता महोदय से प्राप्त राय के अनुसार इस विभाग द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ संशोधन अध्यादेश का प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन दिसंबर 1996 में हुआ। दोबारा उसके बाद इस अनुमोदन के आधार पर दिनांक 27/12/1996 को एक्स कैडर योजना समाप्ति हेतु महामहिम राज्यपाल द्वारा राजस्थान के विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन हेतु अध्यादेश प्रसारित किया गया। ठीक कह रहे हैं, आपके 6 महीने में होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1988 से 31/12/95 तक एक्स कैडर योजना के अंतर्गत उक्त आदेश को विधेयक में परिवर्तित करने हेतु और विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने हेतु मंत्रिमंडल की स्वीकृति 21/1/1997 को प्राप्त हो गई, परंतु विधानसभा का सत्र स्थगित हो जाने के कारण, आप उन दिनों के डेट्स देखेंगे कि जिस प्रकार की बात हुई थी, बीच में ही विधानसभा का सत्र स्थगित हो गया। यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यह मेरा आपसे निवेदन है, जिसकी चर्चा आपने की है। इसी संदर्भ में उक्त योजना को समाप्ति हेतु पुनः अध्यादेश प्रसारित करने हेतु मंत्रिमंडल के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमंडल ने दिनांक 18/3/1997 को अध्यादेश के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की, क्योंकि तुरंत अधिवेशन आने वाला था। तत्पश्चात मई 1997 में विधानसभा का सत्रावसान एकदम हो गया। यह विधेयक पुनः विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसी पृष्ठभूमि में इस प्रकरण को अध्यादेश के द्वारा प्रभावी बनाने के लिए मंत्रिमंडल की अनुमति पुनः 12/8/1997 को प्राप्त हुई और इसकी क्रियान्वति में महामहिम महोदय द्वारा दिनांक 15/10/97 को अध्यादेश प्रसारित किया गया, जिसको बिल के रूप में लेकर अभी मैं विधानसभा के समक्ष आया हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य महोदय कि जिस प्रकार की हालात उन दोनों विधेयक की सत्रों की हुई थी, उसके कारण ये स्थिति पैदा हुई। अब ये कहा जाता है, प्रश्न तो ये है कि ये योजना चलती रहती तो यूजीसी की जो डायरेक्शन है उनका नेगेशन होता, उनके अनुसार चलना नहीं होता, दोनों प्रकार के प्रमोशन चलते रहते। इसीलिए अध्यादेश लाना आवश्यक हुआ। 6 महीने में विधानसभा में लाना चाहते थे, किंतु सत्रावसान होने के बाद, शोरगुल होने के कारण, बीच में विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाने के कारण इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ा। इसीलिए आज पुनः आपके समक्ष आपकी कृपा बनाते हुए इस विधेयक को पास होने के लिए मैं आपके समक्ष लाया हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पुरस्कृत करिए आप। उपाध्यक्ष महोदय 2 मिनट कृपया। 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, आपने कुछ बातें बताई है। देखिए, लेजिस्लेटिव वर्क के सारा उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण आ गया। लेजिस्लेटिव वर्क को रश नहीं कर सकते। अब आप लेजिस्लेटिव वर्क को रश नहीं कर सकते। कृपया आप विधानसभा विधान बनाने के लिए बनी हुई है। स्थापित कर रहे हैं, पूरा स्थापित। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ इन्होंने नई बात बताई है, 2 मिनट स्थापित मात्र कर रहे हैं। आप उपाध्यक्ष महोदय, लेजिस्लेटिव वर्क को हम इस प्रकार से पास नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपनी मैं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक मुझे आज्ञा दी है। 1998 को प्रस्तावित करने के लिए आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मेरा। उपाध्यक्ष महोदय, आप रश करना चाहते हैं, इसमें 2 मिनट बाद सुनना नहीं चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक उपाध्यक्ष महोदय, 1998 में बहुत दुख की बात है। जो उपाध्यक्ष महोदय,
जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, बात तो सुनो। अध्यादेश को जारी करने के कारणों का उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, इतना क्या राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक 1998 को प्रस्तापित करता हूं और साथ ही प्रक्रिया के नियम 63 के अंतर्गत इस विधेयक को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी 2 मिनट के लिए। मंत्री उपाध्यक्ष महोदय करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक 1998 को विचारार्थ लिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक 1998 को विचारार्थ लिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। श्री शिवनाथ सिंह, श्री रामनारायण चौधरी सदस्य विधानसभा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय मंत्री महोदय ने अभी की बात है और ये माननीय मंत्री महोदय की विद्युता के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं तो आपको बहुत बड़ा विद्वान समझता हूं। आपको पूरा सुना है। माननीय मंत्री जी ने पूरा उत्तर दिया नहीं दिया है। माननीय मंत्री जी ने 92 के अंदर ये सरकार अगर निर्णय ले लेती है और उसका जाके क्रियान्वित 96 में करती है और फिर आप कहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने पूरा उत्तर दे दिया है। माननीय मंत्री जी ने पूरा उत्तर नहीं दिया है। इन्होंने तथ्यों को छुपाया है और लेजिस्लेटिव वर्क करने के लिए इस प्रकार से अगर विधानसभा के अंदर कानून बनाने वाली अगर संस्था इस प्रकार से कानून, तो क्या संदेश देंगे आप राजस्थान की जनता को? उपाध्यक्ष महोदय, फॉर गॉड से कम लेजिस्लेटिव वर्क के लिए तो आपको धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखिए, सुनिए कुछ बात। हम यहाँ पे कोई इस प्रकार की उलझुल बात नहीं कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। और मैं आपसे ज्यादा धैर्य रखता हूँ। बिल्कुल धैर्य नहीं रखा, आपसे ज्यादा धैर्य रखता हूं। इस मामले में आपने बिल्कुल धैर्य नहीं रखा और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने जो विद्युता का जो स्तर है उस स्तर के अनुरूप उत्तर नहीं दिया है और सरकार का लैप्स होते हुए भी इन्होंने बातों पे लीवरबाजी की है। श्री शिवनाथ सिंह। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक 1998 को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में विश्वविद्यालयों के संबंध में समय समय पर चर्चा होती आ रही है और उस चर्चाओं में इस प्रकार की बातें हमारे सामने आई। सरकार ने भी माना कि विश्वविद्यालयों में जो प्रशासन जिस प्रकार से चल रहा है उससे सरकार भी संतुष्ट नहीं है और ये सदन भी संतुष्ट नहीं है। उस सब स्थिति को बिगाड़ के लिए वहाँ जो कार्यरत अधिकारी हैं और सरकार का रवैया है, ये दोनों ही जिम्मेवार हैं। विश्वविद्यालयों में निष्पक्ष तरीके से काम नहीं हो पाता है, चाहे अपॉइंटमेंट का मामला हो, प्रमोशन का मामला हो। इन सब बातों को लेकर विश्वविद्यालय के अध्यापक, प्रोफेसर्स, रीडर्स समय समय पर आंदोलन करते आ रहे हैं, अपनी नाराजगी दिखाते आ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ ये जो विधेयक लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है, इसमें कुछ रिलीफ इन प्रमोशन के एवेन्यूज में दी गई थी और उसमें हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय के जो स्टाफ है उसकी 3-4 कैटेगरी हैं। लेक्चरर होता है, रीडर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है और प्रोफेसर होता है। एक सीडी से दूसरी सीडी में प्रमोशन आवश्यक है और उसके बिना एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। हमेशा ये आरोप लगते आ रहे हैं कि राज्य सरकार इस कार्य में अपनी मर्जी से जहां अपने आदमी को फायदा पहुंचाना होता है उसी प्रकार की व्यवस्था करती रहती है। कभी प्रमोशन के कुछ नियम बना दिए,
कभी प्रमोशन के अपॉइंटमेंट्स के दूसरे नियम बना दिए और राज्य सरकार अपने चहेतों के लिए स्थान क्रिएट करती रहती है प्रमोशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। पिछली बार भी यहाँ सदन में चर्चा हुई थी। अजमेर विश्वविद्यालय का मामला हमारे सामने आया, राजस्थान विश्वविद्यालय का मामला हमारे सामने आया। उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे अजमेर के, और वहाँ जो अपॉइंटमेंट्स किए गए थे, माननीय मंत्री महोदय तक को इस सदन में चर्चा का भागीदार बनना पड़ा। इनके ऊपर भी ये आरोप लगाए गए कि इन्होंने अपने संबंधियों को वहाँ अपॉइंटमेंट देने के लिए और एक प्रकार की व्यवस्था की। ये कोई नए नहीं मामले, हमारे यहाँ राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब में इस बात की चर्चा रहती है। कुछ एवेन्यूज बनाए गए थे और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा, एक बार बने, यूजीसी बीच में आ गई और यूजीसी के बाद में ये नए अमेंडमेंट लाए। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, ये जो बिल पेश किया गया है इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए किया गया है और माननीय मंत्री महोदय ने एक जवाब दिया कि क्योंकि सदन की कार्रवाई, विधानसभा की कार्रवाई उस वक्त नहीं चल पा रही थी, इसलिए इस बिल को हम एक्ट में परिवर्तन नहीं कर पाए। उपाध्यक्ष, ये किसकी जिम्मेवारी है? ये जिम्मेवारी सरकार की थी। सरकार समय पर विधानसभा का अधिवेशन नहीं बुलाती है। विधानसभा के नियम जो हैं उनके अनुसार यहाँ कार्य करने के लिए समय नहीं दिया जाता है, रसद किया जाता है और उसी का परिणाम ये हुआ कि सरकार का ये बिल जो सरकार एक्ट में परिवर्तन करना चाहती थी नहीं हो पाया। इसकी सब जिम्मेवारी सरकार की है और ये भर्त्सना का काम है। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है कि सदन का समय पर बुलाएं नहीं बुलाएं। आप समय देते नहीं हो, समय देने के बाद में कार्रवाई कुछ करते नहीं हो और फिर उसका दोष हमें देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बिल में जो एक ऑर्डिनेंस के द्वारा कार्रवाई की गई और उसको रिप्लेस करने के बिल लाया गया, इस बीच में एक समय गुजरा है और वो समय गुजरा है वो किसी के लिए भी घातक हो सकता है। उस समय के गुजरने की जिम्मेवारी और एक इलीगल काम बीच में हुआ, उसकी जिम्मेवारी माननीय मंत्री जी की खास तौर से, इस सरकार की पूरी तरह से खास तौर से। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, मेरे सवाल के जवाब में भी वही जवाब देंगे, लेकिन ये कोई संतोष की बात नहीं है। सदन की कार्रवाई पूरे समय चले। माननीय उपाध्यक्ष, मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा। यहाँ प्रमोशन के एवेन्यूज एक बार बनाए गए। आज यूजीसी की बात वो कहते हैं, यूजीसी में आज रीडर से लेक्चरर से रीडर और रीडर से प्रोफेसर, जिन प्रावधान को आज वो डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा इनके प्रमोशन के लिए क्या प्रावधान है। जो ओरिजिनल बिल एक्ट था और जिसके प्रावधान को आप डिलीट करना चाहते हैं, वो डिलीट जब हो जाएंगे तो इन दोनों श्रेणी के जो लेक्चरर वो हैं, वहाँ अध्यापक रीडर हों और आपके लेक्चरर हों, उनके प्रमोशन के लिए वो जो पुरानी व्यवस्था थी वो खत्म हो गई और नई व्यवस्था में आपने उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। ये हमारे शिक्षा जगत के श्रेष्ठ व्यक्ति हम मान के चलते हैं जो यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। जब उनमें असंतोष होता है, पूरी पीढ़ी, पूरा देश और पूरा प्रांत उससे प्रभावित होता है। हमारा एक कर्तव्य है, सदन का कर्तव्य है और सरकार का कर्तव्य है कि यूनिवर्सिटीज के जो लेक्चरर्स, रीडर्स, प्रोफेसर्स हों, वो ठीक ढंग से काम करें और ठीक ढंग से काम करने की व्यवस्था, ऐसा वातावरण हमारी सरकार और यूनिवर्सिटीज बनाएं। आज वो नहीं है, इसलिए मेरा जो प्रस्ताव करने का है, इन सब लोगों की जो वहाँ आज कार्य में हैं, उन सब की राय इसमें ली जानी चाहिए और राय लेने के बाद में आज जब आपका इतने दिन तक कुछ नहीं बिगड़ा तो अब कोई बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए उन सब लोगों की राय ली जाए, जनमत इसमें जाना जाए और उसके बाद में एक सही और अच्छे ढंग का बिल आप सदन में लाएं। मैं अंत में ये निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय, लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स, ये जो इनका प्रमोशन एवेन्यू है उसमें क्या प्रावधान नए में रखा है? मेरी समझ में उसमें नए में प्रावधान नहीं है।
इसलिए मेरा प्रस्ताव है इस बिल को जनमत जानने के हेतु प्रसारित किया जाए। श्री रामनारायण चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी जनमत जानने हेतु संशोधन प्रस्ताव है। इससे पहले मैंने एक प्रीनियति संकल्प भी प्रस्तुत किया था, लेकिन वो समय पर प्रस्तुत नहीं होने के कारण वो आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उसका मकसद मान्यवर ये था कि इस ऑर्डिनेंस को ही सदन से मैं प्रार्थना करने वाला था कि इसको अस्वीकार कर दिया जाए। इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई अपरिहार्य रीजंस नहीं है। इसके पीछे मान्यवर मेरे दलील ये थी, क्योंकि वो तो आपने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसमें इस संशोधन के मार्फत मेरे विचार हैं मैं प्रकट करना चाहता हूँ। ये आप इसको पास करवा देंगे, पास हो जाएगा, मंत्री जी का हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय कि आप 1967 से आप यहाँ हो, उस वक्त आप ट्रेजरी बेंचेज पर थे, इधर से प्रतिपक्ष में से बोलते थे माननीय मुख्यमंत्री जी आज के, उस वक्त प्रतिपक्ष में बैठते थे, वो जनसंघ के लीडर थे, प्रतिपक्ष के नेता महाराव लक्ष्मण सिंह जी थे। ऐसा कोई अवसर नहीं आता था मान्यवर जब ऑर्डिनेंस की पद्धति को वो तिरस्कृत नहीं करते हों और उसकी घोर निंदा नहीं करते। आप इस रिकॉर्ड आपका साक्षी है कि आप दिखवा सकते हैं। आज वही प्रतिपक्ष के उस वक्त के लीडर आज सुशोभित कर रहे हैं सदन के नेता का और मुख्यमंत्री के पद को। इनके कार्यकाल में कितने ऑर्डिनेंस निकले हैं? एक भी रेगुलर बिल अमेंडमेंट के लिए इन्होंने कोई लाया हो तो वो मुझे नहीं बताते। ये जो ऑर्डिनेंस लाए हैं, ये अमेंडमेंट रेगुलर भी आ सकता था, इसमें कोई खास आसमान नहीं गिर रहा था। आप देखिए साहब कि ये यूजीसी स्केल्स जून 1988 में रिवाइज्ड यूजीसी पे स्केल्स वेयर एक्सटेंडेड टू टीचर्स इन द यूनिवर्सिटीज। इसलिए ये जो इनके वाले पहले वाली थी वो रिडेंडेंट हो गया, इसलिए इसको रिप्लेस कर रहे हैं कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। 88 से आज 98 हो गए। 10 साल के दरमियान में आकाश गिर करके इस पृथ्वी पर नहीं आ रहा, कोई इसमें कोई बीच में कोई कष्ट नहीं हुआ। 10 साल निकाल दिए, ये रेगुलर बिल नहीं ला सके। ये रेगुलर आप अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ले, ये भी पास हो जाएगा। तो मैं मान्यवर जानना चाहता हूँ कि ये आप ले आएंगे, उसके बाद में क्या आप इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि विश्वविद्यालय का सारा काम सुचारू रूप से हो जाएगा? ये कुछ लोगों को लाभ जो पहले से मिल रहा था वो मिलता रहेगा। आपने एक सुविधा और दी थी, उसको आप विड्रा कर रहे हैं, यूजीसी ने वो एक्सटेंड कर दी, तो इसमें कौन सी विशेष अंतर नहीं आ रहा। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ इस संशोधन के मार्फत में कि ये आपका ऑर्डिनेंस और ये जो आप बिल आप लाए हैं उसको रिप्लेस करने के लिए ये अपने आप में काफ़ी नहीं। आज आवश्यकता इस बात की है मान्यवर कि आप पक्ष और विपक्ष सब सदस्यों को बैठ करके आप विचार करें कि आज जो विद्या के मंदिर है विश्वविद्यालय, एक जमाना था मान्यवर जब आप और हम पढ़ते थे, ये कल्पना थी कि वाइस चांसलर को हम सुनते थे कि वाइस चांसलर तो गवर्नर जैसा होता है, उसकी ये रुतबा होता है। आज मान्यवर मेरे वो दिन याद आते हैं कि 1944 के अंदर झुंझुनू में हमारे पीएल माथुर हमारे हेडमास्टर थे, तो लड़के उसके ऊपर थूक देते थे और वो उस थूक को पूछ लेता था। आज के वाइस चांसलर्स की क्या दुर्गति हुई थी पिछली बार विधानसभा में। ये रुतबा तो सभी जगह घटा है, सभी जगह घटा है रुतबा, ये सभी जगह रुतबा सभी जगह घटा है, सदन का रुतबा भी घटा है। तो ये क्या उसका अच्छी इधर हुई थी? नहीं, वासन का तो उतनी गरिमा है और सदन की वही गरिमा है, लेकिन जो इनका जो रुतबा गिरा है मान्यवर, वो अब आप देखिए कि आपने अखबार में पढ़ा होगा किस तरीके से लड़के पास होते हैं, कैसे उनकी मार्कशीट बदली जाती है, कैसे फर्जी सर्टिफिकेट्स हो रहे हैं, कैसे फर्जी तरीके से पास किया जा रहा है, कैसे विदेशी लड़कों को यहाँ पर एडमिशन देकर के फर्जी प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र, ये सब इनके सामने आ गए। RN सिंह, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि एक वाइस चांसलर जो उस जमाने में था जब हमने यहाँ बहस शुरू करवाई थी, उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, सरकार को कोई उत्तर नहीं भेजा। अब इनको फिर बाद में 3rd ग्रेड ट्रीटमेंट उनके लिए इन लोगों को करना पड़ा, उनके खिलाफ केस दर्ज करवाए, उनको गिरफ्तारी के वारंट उनके खिलाफ निकले, तब वो इस बात के लिए तैयार हुए कि मैं छुट्टी पर चला जाऊंगा, कि नहीं आप त्यागपत्र दो।
त्याग पत्र उन्होंने दिया, छुट्टी पर भेजा। 3rd ग्रेड ट्रीटमेंट देने के बाद में वो छुट्टी पर गए और घर बैठे तनख्वाह ली। और दूसरी व्यवस्था है कि दूसरे वाइस चांसलर को कार्यवाहक बना करके यूनिवर्सिटी को सौंपी गई। ये पोजीशन सरकार की आज यूनिवर्सिटीज के मामले में है। आप स्वायत्ता रखिए चतुर्वेदी जी, इस स्वायत्ता को चाटोगे क्या जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा हो? आपकी कोई यूटिलिटी किस बात के लिए बाहर सेकेंड एजुकेशन के मंत्री बने बैठे हैं, मुझे आप बता दीजिए, और किस बात के लिए चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं? आप रिलीफ नहीं दे सकते आज विद्यार्थियों को, रिलीफ नहीं दे सकते आप आम लोगों को। आप ये देखिए कि आज आप देखिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन से नाखुश हैं छात्र संघ, विश्वविद्यालय के प्रशासन से नाखुश हैं छात्र संघ, छात्रों का विधानसभा पर प्रदर्शन, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन, लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं, टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से असंतुष्ट हो रही है। तो कौन से स्वायत्ता हुई? क्या उसको पूजाओगे कि चटाओगे? क्या हमें उसको शायद है क्या वो स्वायत्ता? जब आप कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हो, कोई इससे कोई फ्रूट्स आप नहीं दे रहे हो, न लड़कों को दे रहे हो। अब आप मान्यवर लड़कों के लिए यूनिवर्सिटी में 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर रहे हैं। मैं कहता हूं 75% क्यों, 90% कीजिए, लेकिन वो 90% लड़के जाकर ये कहां बैठेंगे? कौन पढ़ाएगा उनको? कोई पाबंदी नहीं है मान्यवर टीचर्स के लिए जिनको आप ये बेनिफिट देने के लिए जा रहे हो, वो तो दे रहे हो। चतुर्वेदी जी, आप छाती पर हाथ लेकर खड़े होकर कहते हो कि वो सब बराबर जा रहे हैं, क्लास से ले रहे हैं, आपका कोई रेगुलेशन है लेने का? क्यों नहीं आप ये प्रोविजन लाए कि लड़कों को 90% अटेंडेंस होगी? अपरिहार्य कारण होंगे जिसके अंदर वीसी को या किसी को एग्जम्पशन होगा, बीमारी का होगा और कोई कारण होगा। क्यों नहीं आप इसके अंदर अमेंडमेंट लाए या इनेबलिंग क्लास ऐसी क्यों नहीं डाली जिसके तहत आप प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को पाबंद कर सकते थे कि इतनी क्लासेज उनको हर वर्ष में लेनी होंगी? तो फ्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, यूनियंस बना रहे हैं, पैसा जनता का उठा रहे हैं, हमारा पैसा उठा रहे हैं। आप स्वायत्ता की बात करते हैं, पैसा ये विधानसभा उनको पैसा नहीं देती है यूनिवर्सिटी को साहब, उपाध्यक्ष महोदय पैसा नहीं देती, उसके बजट की पूर्ति हम नहीं करते, उसकी बजट की पूर्ति क्या हमारे छात्र फीस नहीं देते, वो क्या हमारी जेबों में से नहीं निकलता है? और ये कहते हैं हमने स्वायत्ता दे दी। स्वायत्ता दे दी उन लोगों को जो फर्जी सर्टिफिकेट देते हैं, उनको सर्टिफिकेट दे दो वहां पर जाते नहीं, उनको आप सर्टिफिकेट दे दी स्वायत्ता की, कोई लड़कों के अटेंडेंस की कोई व्यवस्था नहीं। ये क्या है? ये क्या है? आपने विश्वविद्यालय है या चंडू खाने? मैं आपसे पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछना चाहता हूं कि आप और हम विधानसभा में हैं, कभी हमने हमारे बच्चों के बारे में, प्रदेश के बारे में कैसी शिक्षा हो यूनिवर्सिटी में, इस पर हमने सोचा है? ठीक है, सत्ता पक्ष ने एक बिल रख दिया, हमारा कर्तव्य है कि हम इसका घोर विरोध करेंगे और चतुर्वेदी जी का डट कर करेंगे। लेकिन कोई आप और हमने सोचा कि कैसा अमेंडमेंट आना चाहिए, ले 10 साल बाद ये ला रहे हो आप, 10 साल में कोई आकाश नहीं गिरा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता था मान्यवर कि ये इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। यूनिवर्सिटीज को आप, यूनिवर्सिटी की शिक्षा को आप नहीं सुधारोगे। उपाध्यक्ष महोदय, प्राइमरी स्कूल के टीचर को के ऊपर 100 तरह की व्याधियां हैं। यहां पर हाईएस्ट सैलरी यूजीसी ग्रेड्स के आधार के ऊपर आपके यूनिवर्सिटी टीचर्स ले रहे हैं, जिन पर हाजिरी की पाबंदी नहीं, पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं, कोई ऑब्लिगेशन कुछ नहीं, और फिर प्राइमरी स्कूल के टीचर को आप उसकी खाल खींच रहे हो कि तुम यहां हाजिर रहो। क्यों रहेंगे हाजिर? वो तो ऊपर वालों को देख रहे हैं। अगर यहां मिनिस्टर्स और एमएलए और एमपीस इस प्रकार का आचरण करेंगे, वो आम जनता पर उसका रिफ्लेक्शन होगा। आज यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और रीडर्स और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले माननीय छात्र, जिनको हम पुराने जमाने में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपके हमारे जमाने में होती थी, 10th क्लास पास करने के बाद मैं फर्स्ट ईयर में आ गया। फर्स्ट ईयर में आते ही उसकी एक गरिमा बनती थी कि ये लड़का कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में पढ़ता। नीचे वाले हम उसका आदर करते थे। आज क्या स्थिति हो रही है यूनिवर्सिटीज में? आप खुद इंट्रोस्पेक्शन कीजिए मान्यवर, क्या क्या क्यों हुई? इसका रिफ्लेक्शन नीचे भी पड़ता है, इसका रिफ्लेक्शन ऊपर वाले बच्चों का नीचे वाले ऊपर पड़ता है, और ऊपर के प्रोफेसर पढ़ाते नहीं, क्लासों में जाते नहीं, तो उसका नीचे भी पड़ता है, टीचर्स पढ़ा। तो सारी सोसाइटी का जो आज जीवन सारा समाप्त होता जा रहा है। हमारा जो जीवन जिन लोगों के हाथों में है बनाने का भविष्य,
उनके बारे में हम सुविधा पर सुविधा दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या ऑब्लिगेशन है, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उसका कहीं किसी एक्ट में, किसी रूल में, किसी बाइलाज में इसका कहीं कोई नियंत्रण के साथ स्वायत्तता। माननीय हायर एजुकेशन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि स्वायत्तता के अंदर हस्तक्षेप करना मैं पाप समझता हूँ। पाप आप नहीं समझते, अपने सब समझते, लेकिन स्वायत्तता जिनको आपने दे रखी है उसके ऊपर किसी की निगरानी नहीं होगी। चलो हम आपसे तो रगड़पट्टी कर लेते हैं साल में 10-20 दिन यहाँ असेंबली के अंदर, उनकी तो वो रगड़पट्टी करने वाला ही नहीं है। तो क्या किस तरह की स्वायत्तता? मैं इस प्रस्ताव के द्वारा मान्यवर ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 88 से 98 तक ये चलता आया। आपने कैफियत दी है कि नहीं, हमने 92 वाले आए थे, 92 में भी आप ही विराज रहे थे, आप ही का राष्ट्रपति शासन भी आपकी कृपा से हुआ था, हमारी से वजह से नहीं हुआ, आपने करवाया था। वो झंडे ले लेकर के जाएंगे पेन पकड़ करके आप गए थे विध्वंस करने के लिए बाबरी मस्जिद को, वो हम तो नहीं गए थे, वो आपने थुकवाया हमारे ऊपर। और अब उसके बाद में आप दोबारा यहाँ विराजे, दोबारा भी विराजे मान्यवर। और ये 5वीं साल चल रही, ये 5वीं साल, 5 साल तक शिक्षा मंत्री जी को ये फुर्सत नहीं मिली कि ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी। आप बिल ही ले आते कि ये अमेंडमेंट हम करना चाहते हैं, हम 10 मिनट का काम हो जाता। सब हमारे से ही बात कर लेते, हम सुझाव देते कि इस तरह का और लाओ। तो ये अपने आप में कुछ भी नहीं है मान्यवर। यूजीसी ने प्रावधान तो ये किया कि वो नई यूजीसी स्केल्स दे दी। यूजीसी स्केल्स देने के बाद में इन्होंने जो बेनिफिट्स दिए थे वो रिडंडेंट हो गए, वो मिलने लगे उनको पहले से ही, इसलिए वो उसको अपने वालों को विड्रा करना चाहते हैं। कितनी इन्होंने साहब कितनी जोरदार बात कही। आप तो स्वयं महान विद्वान हैं, आप भी प्रोफेसर रहे हैं विज्ञान के, आप इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते थे विड्रावल को। ये हुआ कभी? जिन लोगों ने प्रमोशंस ले लिए वो उसको विड्रा कर सकते थे क्या आप? ये तो साधारण कॉमन सेंस की बात है उपाध्यक्ष महोदय। क्यों तो इन्होंने एडवोकेट जनरल को कष्ट दिया, क्यों इन्होंने अटॉर्नी जनरल को दिया, क्यों हजारों लाख रुपए क्यों बर्बाद किए? जो सभी को पता है कि जो काम हो गया है उसको आप किस तरह से अंडू कर देंगे? जिन्होंने बेनिफिट उठा लिया इस एक्ट के तहत उसको आप विड्रा कैसे कर लेंगे बैक डेट से? आगे तो आप मत सो करो। तो ये साफ था, लेकिन क्या हमने इसमें टाइम लगा दिया, इसमें टाइम इन्होंने 3 साल लगा दिया। चलो कुछ भी हो, मैं लबोलबाब जो बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वो ये है कि ये बहुत साधारण बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो बेनिफिट आपने दिए थे वो यूजीसी ग्रेड्स के आ जाने के बाद में उनको मिलने लगे हैं वो फायदा। बात तो यही है चतुर्वेदी, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। वो आपने दिया था वो रिडेंडेंट हो गया, इसलिए ये लाए उसको आप हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो इसमें कौन सा का अस्पताल एक हो रहा था? ये और भी चलता रहता 6 महीने, क्या फर्क पड़ता था? आप हमारे से सलाह मशुरा करते, और अमेंडमेंट भी इसकी जरूरत थी वो भी आते, किस तरह से प्रशासन को सुधारा जाए वो भी आते। आपको माने उपाध्यक्ष महोदय याद नहीं है क्या? इधर से एक एडवर्टाइजमेंट मोशन आया था यूनिवर्सिटी के बारे में। इन माननीय मंत्री महोदय ने, विद्वान मंत्री महोदय ने माननीय ने जो उत्तर दिया था कि साहब मैं माननीय चांसलर साहब के पास, जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं उनको, मान्यवर बड़ी विडंबना है भी कि राज्यपाल हमारे मालिक, हम उनको डिस्कस नहीं कर सकते। अगर हम यूनिवर्सिटी एक्ट को डिस्कस करते हैं तो सब कुछ राज्यपाल पर आता है, क्योंकि वो उसके चांसलर हैं। तो ये क्या स्थिति बना दी आपने? अगर हम यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे, वाइस चांसलर का जिम्मेदारी चांसलर पर आती है, तो गवर्नर का जो आचरण है वो डिस्कस हो जाएगा। वो आप हमें बोलने नहीं देंगे, आप उसको डिलीट करवा देंगे, नहीं हटा दिया जाए, एक्सपेंस कर दो। तो ये क्यों ऐसी स्थिति बना रखी? कोई तरकीब सोची नहीं जा सकती कि चांसलर किसको बनाया जाए, राज्यपाल की बजाय किसको बनाया जाए? आज स्थिति क्या हुई कि राज्यपाल की बजाय उपाध्यक्ष महोदय, यदि चांसलर और कोई होता तो मैं आपके दावे के साथ कहता हूं, पिछले दिनों के अंदर यूनिवर्सिटी जो गत हुई थी और तत्कालीन वाइस चांसलर ने जो सरकार के नाक में दम कर दिया था, सब विद्यार्थियों कर दिया था, सारी जनता कर दिया था, सारा प्रतिपक्ष ने जो घोर असंतोष जारी किया था, इस हाँ पक्ष ने भी, जो सत्ता पक्ष ट्रेजरी पेंशन ने भी घोर संतोष व्यक्त किया था, उस समस्या को ये दूर नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? कि राज्यपाल
से इनकी रपट नहीं थी। ये जाकर के कह नहीं सकते थे, कहते हो तो राज्यपाल इनकी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे होंगे। इनका साहस नहीं था जाकर यहाँ आश्वासन देने का कि हम आपकी बातों से संतुष्ट हैं और ये होगा। सरकार ये डिसीजन करके भेजेगी राज्यपाल के पास। टकराव हो जाता क्या कौन सा राज्यपाल आपको डिसमिस कर देता, और डिसमिस कर देता, आपकी तनख्वाह रोक देता और रुकवा जाती। आप एक स्टेमिना दिखाते कि राजस्थान सरकार का ये निर्णय है, कैबिनेट रिजोल्व्स, गवर्नर को ये करना पड़ेगा। आप आते टकराव होते, इसमें चांसलर की शक्ति ज्यादा है, आपकी शक्ति ज्यादा है, वो फिर विधानसभा में आता, हम भी वहां आपकी मदद करते, लेकिन आपने पहले हथियार डाल दिया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि मान्यवर इसको आप वापस ले लीजिए, और आप चाहें तो इसको कर दीजिए जनमत जानने का मेरा उद्देश्य कोई वो फॉर्मल नहीं है। उसके पीछे मेरे उद्देश्य ये कि आज के यूनिवर्सिटी एक्ट, आज के यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाएं, आज की शिक्षा की व्यवस्था जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। पुराने जमाने की पीढ़ी के हमारे माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, और उधर आप भी बैठे हैं, उपाध्यक्ष महोदय आप भी महान विद्वान। जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल, आपके आशाओं के आकांक्षाओं के अनुकूल आज की यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है, तो मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना है। मैं मेरे प्रस्ताव को वापस लेता हूं। लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं तो इस पर चर्चा करवाइए पहले कि क्या अमेंडमेंट आना चाहिए, हम कैसे यूनिवर्सिटीज को सुधारें, किस तरह से जन के आकांक्षाओं हिसाब से बने, कैसे हमारी नई पीढ़ी, नई पीढ़ी को जिसको आप भविष्य भारत का टिका हुआ है, उस भविष्य को किस तरह से संवारा और सुधारा और विकसित किया जा सकता है। ये एक एजुकेशन ही मान्यवर मीडिया है। एजुकेशन ही सब कुछ है, शिक्षा ही सब कुछ है, विद्या ही सब कुछ है। अगर इसका हम ये हाल कर देंगे, फर्जी सर्टिफिकेट बिकेंगी, अंक तालिका बिकेंगी, विदेशी लड़कों से पैसे लेकर के पास करेंगे, विदेशी लड़कों को चाहे जैसे एडमिशन दे देंगे, इन सब पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं ऐसे अमेंडमेंट से। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं कि इसको जनमत जाने हेतु भेजा जाए, इसको वापस लिया जाए, और फिर सबसे सलाह करके, इस सदन से सलाह करके, इधर से फिर उधर सबसे मिला करके, बुजुर्ग लोगों से, दूसरे एकेडमिशियंस को बुलाया जाए, फिर दूसरा एक कंपोजिट कॉम्प्रहेंसिव एक अमेंडमेंट बिल लाया जाए यूनिवर्सिटीज के लिए, जो सारे राजस्थान में वो लागू हो, कौन उसका चांसलर बने, कैसी व्यवस्था हो, ये सब उसके ऊपर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सदन का बहुत आभारी हूँ कि मुझे ध्यानपूर्वक सुना। प्रभारी मंत्री महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन सा है? मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य और झुंझुनू जिले के अन्य क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक को जनमत जागृत करने के लिए यहाँ प्रस्ताव रखा है। माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। श्री हरि सिंह कुमेर, श्री हरि सिंह महुआ, श्री हरजीराम बुर्डक, श्रीमती कमला सदस्य विधानसभा विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद आप उत्तर दें। हम अपने संशोधन प्रस्ताव पर बोलना शुरू करें सर। उपाध्यक्ष जी, मैंने संशोधन ये रखा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के लिए सौंप दिया जाए, जो प्रवर समिति इस पर सोच विचार करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। मुझे निवेदन आपसे ये करना है कि हम इस असेंबली के अंदर जो भी बिल्स आते हैं उन पर जो कि तवज्जो देनी चाहिए और जिस हिसाब से उन पर विचार करना चाहिए, उस पर कर नहीं पाते। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप भी देख रहे होंगे, बेहतर हो इस असेंबली का नाम राजस्थान डिबेट असेंबली कर दिया जाए, राजस्थान कानून व्यवस्था असेंबली कर दिया जाए, राजस्थान और कोई असेंबली नाम कर दिया है इसका। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली इसका नाम अब शोभा नहीं दे रहा। क्यों नहीं शोभा दे रहा? कि लेजिस्लेटिव बिजनेस जो कि इसकी प्रमुख बिजनेस होनी चाहिए, उस पर ये असेंबली अपना समय बिल्कुल नहीं दे पाती और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, पास कर दिए जाते हैं। मैंने इस असेंबली में, आप भी उपस्थित होंगे, 3-3 मिनट में एक एक बिल की
3-3 रीडिंग होते हुए देखा है और 5-5 मिनट में 2-2 एक्ट पास होते हुए देखे इस असेंबली के अंदर। अब आप ये देखिए, ये जो आज आपका बिल आया है, इसमें इसका इंट्रोड्यूस होने से पहले हमें ये कहा गया कि हम इस पर 11 बजे पहले अपने संशोधन प्रस्ताव रख दें। अगर हम इस इंट्रोड्यूस नहीं होता, ये मान के चलें कि आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और असेंबली ये इसको स्वीकार भी कर लेगी इंट्रोडक्शन इसका होना। 11 बजे पहले हमें आपने कहा कि इसमें आप अपने संशोधन रख दीजिए, और आज भी आप बड़ी जल्दी में इसमें, क्षमा करना आप मुझे, क्यों जल्दी में इसमें? आपको आज इसकी 3 रीडिंग करानी है, हमारे सब करने हैं, इसके बाद इसकी 3 रीडिंग करानी है आपको, और 3 रीडिंग बड़ी जल्दी में करानी है आपको। क्यों? उसके बाद आपके लिए डिमांड्स पास करनी है और फिर एप्रोप्रिएशन बिल पर 3 भाषण पास कराने हैं आपके लिए, और उसके बाद कोई और बिजनेस होनी है। यानी जो मुख्य बिजनेस सरकार की है उसके बाद रखी हुई है डिमांड्स पास करा करके और एप्रोप्रिएशन बिल पास करना है। ये तो एक ऐसा काम है फालतू में, क्यों करना जरूरी है? आपके प्रोसीजर ये कहता है कि इसको पहले लेना चाहिए, अन्यथा ये इसका नंबर कब आता, और यही कारण हुआ इसका। आप कह रहे थे ऑर्डिनेंसेज हम लाइन नहीं ला पाए। अरे जिस सेशन में आप चतुर्वेदी साहब माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि हम शोरगुल की वजह से नहीं कर पाए, उस शोरगुल में तो उन्होंने कोई 6 एक्ट पास किए असेंबली पास किए हैं, उसको भी रख दिया, ये भी पास हो जाता, कौन सुनता है? आज डिबेट क्या होती है बिल्स के ऊपर। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था इसमें कि हम, क्योंकि किसी भी बिल के लिए कि हाउस पूरा ध्यान नहीं देता, इसलिए ध्यान देने की बहुत जरूरी है कि इसको प्रवर समिति के लिए सौंपा जाए। अब क्यों सौंपा जाए प्रवर समिति के लिए? मैं उसके पीछे आपको रीजन देना चाहता हूँ कि हमारे उसमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तमाम जितने भी लेक्चरर्स थे, रीडर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उस एक व्यक्ति की जब से वो जीवन में उसमें हुआ, पद पे आया, और उसी पद पर वो रिटायर हो जाता था, लेक्चरर रीडर नहीं हो पाता था और रीडर प्रोफेसर नहीं हो पाता था। इसलिए 84 में एक ये व्यवस्था की गई कि एक्स कैडर व्यवस्था हुई। ये कुछ पोस्ट जितने लोग एलिजिबल हैं उसके 1/3 पोस्ट क्लियर करी जाएंगी। 1 जनवरी को जो लोग एलिजिबल होंगे उनके 1/3 पद आप उनके लिए पर्सनल प्रमोशन देने के लिए उन एक्स कैडर पोस्ट को आप क्रिएट करेंगे, और क्रिएशन हो जाएगा तो उन पर आप उसके प्रमोशन दे देंगे। ये 84 से आपकी व्यवस्था हुई। अब आप ये कहते हैं कि हम इस व्यवस्था को अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते। क्यों कंटिन्यू नहीं करना चाहते? कि आपने कहना ये आपका कि 88 में यूजीसी की पे स्केल्स आ गई, और पे स्केल्स आने के बाद में आपका कैरियर एडवांसमेंट स्कीम बन गई। अब सदन को आप पहली एक जो व्यवस्था है जो कि बहुत मान्यता प्राप्त व्यवस्था हुई आपकी तरफ से, आपके कहने से, सरकार कहने से व्यवस्था की गई, उसको आप कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के आधार पर समाप्त करना चाहते हैं। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि क्या आपकी जानकारी में है वो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम क्या है? मुझे तो पता नहीं, इस सदन को पता नहीं क्या है कैरियर एडवांसमेंट स्कीम है, और ना मंत्री महोदय इसको इसके रीजन्स के साथ में बताया है। आप जिस ऑर्डिनेंस को खत्म करना चाह रहे हैं उस ऑर्डिनेंस को निकालने की और उस ऑर्डिनेंस को बिल के में लाने के लिए बहुत ही जरूरी है आपके लिए कि जिस कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के आधार पर आप ऑर्डिनेंस को बिल फॉर्म करना चाह रहे हैं वो हमारे रीजन्स में देने चाहिए। अब रीजन्स में देना ये क्यों कैरियर एडवांसमेंट स्कीम आगे से कर दिया जाए? इट्स नो रीजन सर। इस पूरे सदन के लिए कितने मेंबर्स हैं आप मुझे बताएं सिवाय चतुर्वेदी जी के, और इनमें से 200 में से अगर कोई एक आदमी बता दे कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम क्या है? नहीं बता सकता कोई। वो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आदमी बता दे इसके लिए। किसी को ये पता नहीं कैरियर एडवांसमेंट स्कीम क्या है, और उसके आधार पर हमको आप ये बिल पास कराना चाहते हैं जी। नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं आपके लिए अभी पुष्पमालों से सुसज्जित करूंगा। आप बता दीजिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम क्या है? अधेरे में के पास कराना चाहते हैं, और खैर आपको होगी, आप तो समझदार आदमी आपको होगी, लेकिन मुझ जैसे अल्पबुद्धि वाले आदमी के लिए जो ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाता, मुझे तो पता नहीं। तो मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि इस कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में अब मैं आपको निवेदन करूं, हुआ क्या इसमें? इसमें हुआ ये, इसमें भी एक राजनीतिक है, इसमें राजनीतिक पुट इसमें आ रहा है। चतुर्वेदी साहब जी फरमा देंगे कि ये कांग्रेस के जमाने से ऑर्डिनेंस चली आई थी, उसके बाद लंबा हो गया, इस प्रोसीजर के अंदर ये सब बात हो गई, तो इसलिए इसमें आज भी कोई इतनी जल्दी बात नहीं है।
आज इसको आप पास कराना चाहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता नहीं है इसकी। इसको आप बहुत ही साधारण तरीके से एक प्रवर समिति को पहुंचेगी ये, तो प्रवर समिति आपके करियर एडवांसमेंट स्कीम को एग्जामिन करेगी। प्रवर समिति आपको देखेगी कि आपके यहाँ पर कितने लेक्चरर्स हैं और कब से भर्ती हैं वो, और प्रवर समिति ये भी उसमें एग्जामिन कर पाएगी कितने लोगों के लिए एक चाई पोस्ट जरूरी थी जिन पर एक्स कैडर प्रमोशन हो सकते थे। ये सब बातें एक प्रवर समिति बहुत ही बारीकी से देख सकती है इसमें। अब इसमें होगा क्या? इसमें एक तो बात ये होगी कि आपने पुरानी डेट से इसको लागू कर दिया, 27 दिसंबर 96 से तो आप इसको लागू कर रहे हैं, बैक डेट से लागू कर रहे हैं। हालांकि आपके जो एडवोकेट जनरल हैं उनके यह राय थी कि इस प्रकार के जो हैं ये भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होने चाहिए, भविष्य होने चाहिए। वो आप नहीं करके भूतलक्षी प्रभाव से आप इस एक्ट को ला रहे हैं, तो प्रवर समिति ये देखेगी कि इसको भूतलक्षी किया जाए अथवा इसके लिए फ्यूचर उससे इसके लिए करनी चाहिए। इसमें मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैं आपको निवेदन करूँ कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे रीडर्स हैं जिनके लिए इस आने के बाद में उन्हें जीवन भर प्रमोशन नहीं मिल पाए, वो रीडर ही रिटायर हो जाएंगे बेचारे। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, इस प्रकार से एक अव्यवस्था, अभी इतनी बहस हुई यूनिवर्सिटीज़ की कि हम यूनिवर्सिटीज़ के कैडर को, यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड को, राजस्थान यूनिवर्सिटी को हम और बढ़ाना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे इस प्रकार ये पास होने के बाद में। आज हिंदुस्तान भर में राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्तर जो है बड़ा गिरा हुआ माना जाने लगा है। आज जब डिग्री जाती है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो और जगह के डिग्री जहाँ पर मतलब जहाँ पर कि अगर कोई आदमी पीएचडी करना चाहता है तो उस लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करते राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के लिए। क्यों नहीं करते? कि यहाँ पर जो विद्वान लोग हैं वो टिक नहीं पाते। आप उनको ना तो पे स्केल उतनी दे पाते हो जितनी उनको मिलनी चाहिए। 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में कितना कम प्रमोशन मिलना चाहिए, वो कोई स्थिर चीज़ नहीं है। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान, इस बिल के लिए आप प्रवर समिति को अगर सौंप देंगे, विटनेस कर देंगे, तो उसको एग्जामिन कर सकेगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। श्री हरि सिंह महुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक 1988 को जो प्रस्तुत कर रहे हैं, मैंने इसको प्रवर समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। और इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। कई बार राजस्थान विश्वविद्यालय सदन में बहुत ही गर्म चर्चा का विषय रहा। उन बातों पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबे पूरे डिस्कशन में हो गए। यहां तो सवाल सिर्फ एक एक्ट में संशोधन लाने का है। उपाध्यक्ष महोदय, मूल एक्ट जो हमारी सर्विसेज को और यूनिवर्सिटीज को जो रेगुलाइज कर रहा है वो 1974 का है। अब जो हमारे लेक्चरर्स, रीडर और प्रोफेसरों के जो पद हैं उनके प्रमोशन के 3 रास्ते बना दिए। मूल एक्ट में तो था वो कि सिलेक्शन के माध्यम से ही प्रमोशन होंगे, लेकिन लंबे समय तक जब सिलेक्शन नहीं हो रहे थे तो 84 में इसमें एक्ट के धारा 11 में संशोधन लाया गया और उसमें ये कहा कि एक निश्चित पे स्केल पर जाकर के कोई लेक्चरर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, रीडर अपनी अंतिम पे स्केल पर पहुंच गया या प्रोफेसर पहुंच गया, तो उनको प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं थे। इसलिए 84 के अमेंडमेंट के जरिए एक्स कैडर प्रमोशन लागू किए गए। एक्स कैडर प्रमोशन का सीधा सच्चा अर्थ ये था कि जैसे ही वो व्यक्ति की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी विश्वविद्यालयों से, उसका पद भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और कोई नया पद हम सृजित करके उसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में तीसरा और एक रास्ता आया और वो 1988 में जो यूजीसी ने पे स्केल लागू किया, उस पे स्केल के तहत कैरियर एडवांसमेंट स्कीम लागू की गई। उपाध्यक्ष महोदय, आज मंत्री जी अपने जो ये एक्ट लाए हैं और इसके जो उद्देश्य यहां दिए हैं
उनमें मंत्री जी ने मुख्यतः दो बातें कही कि कोई ऑर्डिनेंस इन्होंने निकाला और विधानसभा सत्र उसमें नहीं था और इसलिए उसका समय पर ये पारित नहीं करवा पाए। वो अपने आप में एक अलहदा मामला है। मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेऊंगा उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मंत्री जी का ध्यान, मंत्री जी शायद मेरी बात सुनेंगे इसको पढ़ने से पहले। आप जो ये कह के आए हैं कि एक्स कैडर स्कीम लागू होने के बाद में अब जो हमने संशोधन किया था 84 का एक्स कैडर का, उसका अब कोई अर्थ नहीं रहा और वो आपने लागू कर दिया। मंत्री जी, ये आपकी यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट का एक आदेश है जो इस एक्स कैडर प्रमोशन के लिए सिंडिकेट ने मंजूर किया और उसके संबंध में रूल्स बने। और ये जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं उसमें लेक्चरर से रीडर बनाने के नियम तो हैं एक्स कैडर में, लेकिन रीडर से प्रोफेसर के पद पर क्रमोन्नत करने का, पदोन्नत करने का किसी प्रकार के क्या कोई रूल्स आपने फ्रेम किए? क्या ये जानकारी मुझे दे दें। यानी लेक्चरर से रीडर तो बना देंगे, इसके लिए तो रूल्स यूनिवर्सिटी ने बना दिए। ये रूल्स तो मेरे पास हैं। अगर आपके पास रीडर से प्रमोशन बाई ये कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत रीडर से प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन करने की कोई स्कीम अगर आपके पास है तो कृपया आप मुझे भी जानकारी दे दें, मैं सुधार कर लूंगा। ऐसा मैं समझता हूं शायद यूनिवर्सिटी ने इस ढंग का कोई वो नहीं किया है। आप जो अमेंडमेंट ला रहे हैं उससे ये बात सही है, मैं सहमत हूं आपसे कि आपने एम्पल अपॉर्चुनिटीज जो है इस कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत दे दी, लेकिन वो दिए सिर्फ लेक्चर से रीडर के प्रमोशन के लिए। रीडर से प्रमोशन करने के लिए, प्रोफेसर में प्रमोशन करने के लिए आपके पास सिर्फ एक्स कैडर प्रमोशन की स्कीम है। अब आप इसके लिए लेक्चरर से रीडर बनाने के लिए अगर आप इस स्कीम को खत्म करना चाहें, यहां तक तो मैं भी सहमत हूं, लेकिन रीडर से प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन को आप क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? जबकि आपके कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में रीडर से प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन की कोई स्कीम आपकी न यूनिवर्सिटी में है, न आप गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई इरादा इस ढंग की स्कीम लाने का है। अब अगर आप ये बिल पास करवा लेंगे, ये संशोधन बिल, तो रीडर जो है सदैव ही रीडर बना रहेगा, उसको कभी भी प्रोफेसर बनने के चांसेज आप नहीं दे रहे। नंबर एक। नंबर दो, इसमें आप जो ये इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। और फिर आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? जब आपके एडवोकेट जनरल की राय आ गई कि कानून सम्मत नहीं है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, फिर आप बूथलक्षी प्रभाव क्यों दे रहे हैं? आज भी आप जब बिल लेके आए हैं तो इसका दिसंबर 96 से आप प्रभाव दे रहे हैं, तो क्या आज ये बूथलक्षी प्रभाव नहीं हुआ? ये 2 साल में जिनको प्रमोशन मिले हैं, क्या आप उनके हितों पर कुठाराघात नहीं कर रहे? जबकि आपके एडवोकेट जनरल की राय है कि इसको बूथलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाए। तो मैं नहीं समझता उसके बावजूद भी कौन सी ऐसी आपकी जिद है। मैं एक उपाध्यक्ष महोदय के पेशे से आप प्रोफेसर रहे हैं, अगर आज माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आज अगर शिक्षा मंत्री राजनीति में आकर के शिक्षा मंत्री नहीं होते और ये अपने उसी पद पर सेवारत होते और वहां कोटा खुला विश्वविद्यालय में होते या राजस्थान विश्वविद्यालय में होते या दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में होते, तो इस बिल के खिलाफ मैं समझता हूं आवाज उठाने वाले प्रथम पंक्ति के व्यक्ति आप होते, क्योंकि इस समय आप ज्यादा से ज्यादा रीडर के पद पर पहुंचे होते और चूंकि आपके हितों पर यह बिल जो है कुठाराघात कर रहा होता, तो आपका जो यह प्रमोशन मार हो रहा था, इसमें आप इस पर गंभीरता से विचार करें। आप विद्वान हैं, आप चूंकि इस बिरादरी से संबंधित हैं जो शिक्षा जगत की, जो बुद्धिजीवी बिरादरी है, जो समय समय पर दिशा निर्देश हमारे समाज को देती है, ऐसी बिरादरी के हितों पर कुठाराघात करना, और वो भी एक राजस्थान का सर्वोच्च सदन करे, हम मूक दर्शक बने बैठे रहे। हमने अपनी भावना की अभिव्यक्ति आप तक नहीं दी। अगर इनके हितों की सुरक्षा नहीं की गई तो हमारे बच्चों के हितों की सुरक्षा ये समाज नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए ध्यान देने की बात है कि हम जहां एक रीडर को रीडर के पद पर ब्लॉक कर रहे हैं इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से, आप उसके लिए व्यवस्था करें। आप आज ही इस बिल को पास करवाने की जिद ना करें। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है
कि आप इस बिल पर पुनर्विचार करने के लिए प्रवर समिति को सुपुर्द करें, ताकि रीडर से प्रोफेसर के पद पर जो आप प्रमोशन करने का कोई व्यवस्था आप लेके नहीं आए हैं। मैं दूसरा साथी आपसे निवेदन करूं कि प्रमोशन के लिए सिलेक्शन जो होना चाहिए था, कृपया आप मुझे जानकारी देंगे कि 87 के बाद में आपने कोई सिलेक्शन किया है? नहीं किया। 11 वर्ष का लंबा समय हो गया। यूनिवर्सिटी में भिन्न भिन्न प्रकार के रोज उपद्रव खड़े हो देते हैं, रोज आपके वीसी बदलते हैं। अभी आप पीसी का ही मसला तय नहीं कर पाए मैनुअल। आपने जो वीसी यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो बैठा रखे हैं वो तो टेम्परेरी व्यवस्था के लिए थे, उनका टाइम भी खत्म हो गया। अभी आप उसके संबंध में भी कोई निर्णय नहीं ले पाए। ऐसे कैसे ये विश्वविद्यालयों की हालत आप अगर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो ये बद से बदतर होती चली जाएगी। मैं पुनः विनम्र शब्दों में इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से निवेदन भी कर रहा हूं और आसन से भी मैं पुरजोर शब्दों में हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि रीडर के पद पर जो लोग प्रमोशन पा करके और जिनका कैरियर वहां ब्लॉक हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय आप भी अपने पद के प्रभाव का उनके हित में प्रयोग करें और ये एक्ट प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए आप दिशा निर्देश गवर्नमेंट को भी दें, ताकि समाज के एक प्रोफेसर के पद पर जो लोगों का प्रमोशन होने को है उनके हितों की ये सदन सुरक्षा कर सके और उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। और अगर आपको अमेंडमेंट ही इसमें लाना है तो कृपया रीडर से प्रोफेसर के पद पर जो एक्स कैडर का वो है उसको सेविंग क्लॉज लाते हुए आप ये बिल पास करें। इसलिए बेहतरीन रास्ता अब यही है, या तो आप सरकारी अमेंडमेंट लिए हैं इसी सत्र में, आज ही अगर आपको जिद है कि आज ही पास करवाना है तो सरकारी अमेंडमेंट आप पेश कर दें, ये मेरी राय है। और अगर ये आप नहीं लाते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें। इससे एक समाज के बहुत बड़े एक वर्ग का हित संवर्धन होगा और मेहरबानी करके कम से कम इसको रिट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी प्रभाव से इसको पारित ना करवाएं। ये कानून के सिद्धांतों के विपरीत है, कॉमन लॉ के विपरीत है, प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। मेहरबानी करके ये तो प्रावधान आप हटा लें और प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिए मैं पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूं। धन्यवाद, आपने मेरी जो बात सुनी। श्री हरजीराम ब्रोडक अनुपस्थित। श्रीमती कमला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने जो अध्यादेश को बिल में परिवर्तित करने के लिए अपना प्रस्ताव रखा है, उसके देर होने का कारण और उसको लाने के उद्देश्य उन्होंने सदन के सामने रखे। देरी का जो कारण उन्होंने बहुत लंबा विवरण देकर के सदन को बताया। उस इतने लंबे विवरण में ऐसा लगा आपको भी कि इन्होंने सब कुछ पुष्टि कर दी है, जो भी आपत्तियां थी उनका निराकरण कर दिया और उन्होंने सचमुच में किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में इसको जो है ना इतना लंबा पढ़ने के लिए मजबूरी उनकी हो गई। 2 बार तो आपने ये कहा क्योंकि सदन अचानक जो है ना स्थगित हो गया, हंगामे के कारण जो है ना कार्यवाही नहीं चल पाई, इस तरह की बात भी उन्होंने कही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं के शब्दों में उन्हीं को याद कराना चाहती हूँ कि उस हंगामे के दौरान भी कुछ बिल पास हुए। जिस दिन हंगामे के कारण बिल पास हुए उस दिन के कार्यसूची में इन्होंने इसको नहीं लगा रखा था, नहीं ये भी हंगामे में पास हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने उस समय में इस बिल को लाने की कोई तत्परता या आवश्यकता या उसकी बहुत ज़रूरत जो है ना न समझी और बाद में रखने के लिए उसको जो है ना कार्यसूची के लिए छोड़ दिया। तो ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि जितनी प्रायोरिटी से इसको इन्हें विधानसभा के उस सत्र के अंदर एनलिस्ट कराना चाहिए था, वो एनलिस्ट नहीं कराया और बाद के लिए क्यों रख दिया, ये तो यही जाने बताएंगे। दूसरा जो कारण इन्होंने दिए हैं उस कारण में उल्लेखित नहीं किया, जबानी तौर पर अभी इन्होंने अपने जो लंबे होने के देरी होने के कारण बताए उसमें बताया
कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जो यूजीसी ने दी उसके कारण से इसको हम जो है ना उससे रिप्लेस हो गई, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं रही। तो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का उसमें उल्लेख नहीं है, वरना सदस्यगण उसके बारे में जानकारी करते और कितना वो इसको एक्चुअली एक्स कैडर स्कीम को जो है ना रिप्लेस कर सकेगी और जिस लाभ के लिए वो चालू की गई थी उसको सचमुच में ये पूरा का पूरा रिप्लेस कर रही है या आधा रिप्लेस कर रही है, और जिस कैडर के लोगों को लाभ देने के लिए कायम की गई थी उन सभी कैडर्स को वो लाभ मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, ये भी पता लगता। और उसके संदर्भ में जो कैरियर एडवांस स्कीम यूजीसी ने दी उसके संदर्भ में यूनिवर्सिटी से क्या क्या और व्यवस्थाएं, क्या क्या और नियम और क्या क्या प्रशासनिक आदेश जारी किए गए तो भी समझ आ जाता, वो भी जो है ना हमको उपलब्ध नहीं। इसलिए जो कारण आपने विशेष तौर से बताया वो कारण न उसमें दर्ज है, न आपने जो है ना अलग से कोई विवरण मान्य सदस्यों को दिया। अब स्थिति ये है कि आपने जिस कारण से इसको भूतलक्षी प्रभाव से जारी करने के लिए प्रस्तुत किया है, जिसके लिए आपको एडवोकेट जनरल ने मना किया कि ये विधि संगत नहीं है, और ये बात सही भी है कि आज जिन जिन लेक्चरर्स ने या रीडर्स ने या जिन किन्हीं ने भी इसका लाभ लिया है उनके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है और किसको जो है ना इससे वापस नुकसान होगा और इसको हटा लेने से कौन कौन जो है ना इस लाभ से वंचित रह जाएंगे, ये सारा का सारा जो है ना विश्लेषण और इस सारी की सारी वस्तु स्थिति को देखने के लिए ये जरूरी है कि अगर आप जो है ना इतने दिन तक नहीं ला सके, थोड़े दिन और नहीं लाएं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको एक प्रवर समिति को सौंपिए जो इन तीनों चारों मुद्दों को जो है ना देखे कि भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू करने से किस किस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट इसका होने वाला है और उसको आप नई कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में कैसे कंपनसेट करने वाले हैं और यह होगा कि नहीं होगा। और जो लेक्चरर से रीडर का जो प्रमोशन है उसके तो जो है ना एवेन्यू जैसे हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि शायद हैं, लेकिन जो रीडर से प्रोफेसर के जो प्रमोशन एवेन्यूज हैं वो उसमें नहीं है। अब आप अपने जो है ना स्पष्टीकरण में शायद देंगे तो जो है ना समझ आएगा शायद होंगे या ना होंगे, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि ये यूनिवर्सिटी के तमाम टीचिंग स्टाफ का एक अपने कैरियर का, अपने उसका भविष्य का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसको हशप नहीं करना चाहिए। और आप एक प्रवर समिति कायम करके इन तीनों मुद्दों के ऊपर ही कि भूतलक्षी रखा जाए न रखा जाए और इसको जो ना एक्स कैडर को समाप्त किया जाए या नहीं किया जाए, और किया जाए तो कितने अंशों तक किया जाए, कितने अंश में वो कंपनसेट हो चुका है, कितने अंश कायम रखे जाएं, और कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में कितना क्या जो है ना लाभ उनको मिल रहा है वो जो है ना इसके मुकाबले में ज़्यादा लाभप्रद है या नुकसानदेह या उससे कम लाभप्रद है, ये सारे मुद्दे उसके अंदर जो है ना चर्चा में आ सकते हैं और उससे आपको भी लाभ मिलेगा, जिससे कि बाद में स्टाफ के अंदर कोई ग्रीवेंसेस न रहें और वो और आप दोनों मिलकर के उनके आगे भविष्य के लिए सुनिश्चित हो सकें और जो है ना आप जिस उद्देश्य से ला रहे हैं उसकी भी पूर्ति हो सके। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए और जल्दी से जल्दी प्रवर समिति अपने तमाम मुद्दों पर चर्चा करके विश्लेषण करके और उसको आपको प्रस्तुत कर देगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। धन्यवाद। प्रभारी मंत्री महोदय, आपका बाद में वो अमेंडमेंट पर आएगा जब बाद में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद झुंझुनू जिले से आने वाले माननीय सदस्य श्रीमान शिवनाथ सिंह जी ने और मंडावा से आने वाले चौधरी साहब ने जनमत जागृत करने के लिए इस विधेयक को देने की बात कही है, जनमत जानने के लिए। उसी प्रकार कुमेर से, महुआ से और बैराट से आने वाली माननीय सदस्य महोदया ने इसको प्रवर समिति को देने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं
कि न तो इसको जनमत जागृत करने के देने की आवश्यकता है, लेने की आवश्यकता है, न प्रवर समिति को इसको देने की आवश्यकता है। बहुत एक छोटा सा विषय लेकर कि जो विषय राज्य सरकार पर प्रभावी रूप से होना है, जब यूजीसी की हमने ग्रेड्स दे दी गई तो यूजीसी की जो मान्यताएं हैं, जो उनकी अनुशंसाएं हैं, उनको मानना राज्य सरकार के लिए आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसीलिए जब 1988 में यूजीसी की ग्रेड्स दे दी गई और यूजीसी ने कुछ हमारे मान्यताओं की दृष्टि से हमको कहा कि ये काम करो, और इतना ही नहीं, उन्हीं निर्देशों के पालन करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने 8/9/94 को एक आदेश दिया, मैंडेटरी कहा कि यूजीसी के निर्देशों को राज्य सरकार को मानना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस सारे संशोधन को, विधेयक को मैं सदन के समक्ष लाया हूं। एक चर्चा की गई यहां के भूतलक्षी प्रभाव से। मैं कहना चाहता हूं, ये तो मैंने पहले एडमिट किया है कि भूतलक्षी प्रभाव से हम इसको लागू करना नहीं चाहते, किंतु 27/12/96 को वो ले आए थे हम ऑर्डिनेंस, और जिस ऑर्डिनेंस को एक बार समाप्त होने के पश्चात भी क्योंकि पास नहीं करवाया, दोबारा ऑर्डिनेंस ले आए। इसीलिए विधि सम्मत 27/12/96 से ही उस ऑर्डिनेंस के आधार पर ये विधि सम्मत है और उसी दिन से लागू होगा। इसीलिए ये भूतलक्षी प्रभाव से नहीं है। मैं आपके माध्यम से सदन को ये बात कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बात सच है, सामान्य रूप से मान्यता ये है, और यूजीसी ने जो दिशा निर्देश दिए उसमें उनकी मान्यता ये रही कि लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स, इनके सिलेक्शन सीधे सीधे किए जाए। इनमें पदोन्नतियां जिस नाते से की जानी चाहिए उन्होंने उसको सदा डिस्करेज किया है। किंतु यूजीसी की ग्रेड्स आने के पहले 1984 में जब ये बात लगातार लेक्चरर्स से और प्रोफेसर रीडर्स से आती रही कि हमारा स्टैग्नेशन हो रहा है, तो उस स्टैग्नेशन को सामने ध्यान में रखकर वो संशोधन लाया गया, जिस संशोधन की मैं संशोधन अब मैं करना चाहता हूं। किंतु 1988 के बाद यूजीसी की स्केल्स आने के बाद और उनके निर्देश आने के बाद और उन निर्देशों का पालन किया जाए, उच्चतम न्यायालय का आदेश होने के बाद कोई अल्टरनेटिव हमारे सामने नहीं रहा था कि हमको यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालना की जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि आज नहीं, हम उस समय तत्कालीन सरकार ने भी, जिसकी चर्चा मैंने अपने पहले भाषण में और कारण बताते समय की थी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि क्योंकि हमने यूजीसी के ग्रेड स्वीकार कर लिए, उनके दिशा निर्देशों को पालन हमको करना चाहिए। उस समय के तत्कालीन मंत्रिमंडल ने भी उसी प्रकार का निर्णय लिया था, और हाईकोर्ट के निर्णय होने के पश्चात तो हम किसी भी दृष्टि से उससे डिग नहीं सकते थे। हमारे सामने ये समस्या आकर खड़ी हो गई थी, और इसी बात को ध्यान में रखकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये संशोधन जो लाए हैं, मैं ये बात बताना चाहता हूं निश्चित रूप से कि कैडर प्रमोशन में दोनों प्रकार के प्रमोशन थे, लेक्चरर से रीडर के लिए, रीडर से प्रोफेसर के लिए। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में दोनों का नहीं है। ठीक कह रहे थे महुआ के आने वाले, मैं उनकी बात को मानता हूं, किंतु ये प्रोफेसर का पद ऐसा है और जिसका रिक्रूटमेंट लगातार होता रहता है और जिसकी पोस्ट इतनी अधिक नहीं है, और यूजीसी के दिशा निर्देश हैं, और इसीलिए उन्होंने
अपने दिशा निर्देश देते समय भी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम की जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जो इस क्षेत्र में लो पेड है लेक्चरर, इसका रीडर पर प्रमोशन होना चाहिए, किंतु रीडर से प्रोफेसर का प्रमोशन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हम उससे दूर नहीं हट सकते, किंतु आप कहेंगे कि वो प्रोफेसर बनेगा कैसे? नहीं बन सकता है। उनकी पोस्ट है, एडवर्टाइज होंगी, सिलेक्शन होगा, वो उसमें आएंगे, इंटरव्यू फेस करेंगे और इंटरव्यू फेस करने के पश्चात अगर योग्यता हुई उनमें तो निश्चित रूप से प्रोफेसर के नाते उनको पदस्थापित किया जा सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मेरी इसकी बात सहमति है, आपने मेरी भावना को जागृत किया, ये बात सच है कि आप भी प्रोफेसर रहे हैं कभी, और शायद आज राजनीति के मैदान में नहीं आते तो शायद आप भी पहले व्यक्ति होते जो कहते कि नहीं, ये हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है और रीडर से भी प्रोफेसर का प्रमोशन किया जाना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है कुछ भी, मैं आज उसको सदन के सामने बताना नहीं चाहता, क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट रहते, मेरा भी इंटरेस्ट शायद रहा होता, उसमें कुछ कहा जाता, किंतु अगर यूजीसी के ग्रेड्स हमने दिए, उनके दिशा निर्देश का पालन करना हमको आवश्यक है, और फिर हाई कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में तो पालन करना निश्चित रूप से आवश्यक हो ही गया है, ऐसा मेरा कहना है। एक बात सच कही, मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने कई चर्चाएं की थी, वो चर्चाएं पहले विधानसभा में भी हो गई, मैं उसमें विस्तार में जानना नहीं चाहता। राज्य सरकार ये भी विचार कर रही है कि कुछ इस प्रकार की बातें हैं, अकाउंटेबिलिटी हो, प्रोफेसर्स की भी हो, अटेंडेंस की बात भी हो, और इसके नाते से इस टीचर्स वाले सिलेक्शन के तो नहीं, किंतु सामान्य एक्ट्स में ही कोई न कोई बड़ा संशोधन लाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार लगातार विचार कर रही है, सब स्तर पर लोगों से विचार विमर्श करती चली जा रही है, उनको उचित समय पर आने पर उपस्थित करेगी। अकाउंटेबिलिटी के बारे में, अटेंडेंस के बारे में, गुणात्मक परिवर्तन हुए बिना, और क्षमा करिए एक काल हो गया है लगातार, बहुत पहले से, मैं कोई आज की बात नहीं करता, ये एजुकेशन में जो डिटोरेशन आया है बहुत समय से, ये सवाल कोई 10 साल का 7 साल का सवाल नहीं है, और इसीलिए उस प्रकार की परंपराएं जो बन गई थी, आज तो विषय भी आकर खड़ा हो जाता है और कहा जाता है हम तो टीचर वो हैं कि जिन टीचर पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, संदीपन ऋषि का मामला होता तो बात चल सकती थी, किंतु आज के जिस प्रकार के और भौतिकवादी परिवेश में निश्चित रूप से उस प्रकार के भी कुछ न कुछ नियम कानून बनाने चाहिए पड़ेंगे, और इसलिए बड़े एक्ट में परिवर्तन किया जाना पड़ेगा, जिसके लिए राज्य सरकार की मानसिक तैयारी है। विभिन्न स्तरों पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक छोटे से उद्देश्य को लेकर उस दिशा निर्देश का पालन हो, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन हो, और उसमें ये जो बात आपने कही है कि ये प्रमोशन केवल, ये बात सच है कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जो आई है उसमें सहूलियतें ज्यादा हैं। 8 वर्ष के बाद ही जिसने 8 साल का पूरा कर लिया हो, जिनकी एसीआर ठीक हो, ऐसे को निश्चित रूप से सीनियर लेक्चरर और सिलेक्शन स्केल का ग्रेड मिल जाएगा। पहले 10 साल हुआ करता था कैरियर उसमें एक्स कैडर स्कीम में 10 वर्ष का होता था, तो सहूलियत दी है छोटी कैटेगरी के लिए। बड़ी कैटेगरी के उन्होंने कहा कि रीडर से और प्रोफेसर का प्रमोशन इस दृष्टि से उचित नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और सचमुच आज जो प्रोफेसर की पोस्ट है वो पोस्ट चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ी आज पे की स्केल से सबकी दृष्टि से है, और इसीलिए मैंने इस छोटे से उद्देश्य को रखकर, और इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दोनों प्रस्ताव जनमत जागृत करने के आए हैं या जो प्रवर समिति को देने के लिए आए हैं, पहले ही बहुत देरी हो गई, बहुत कठिनाई हुई है, अब आ गया है। अब इसमें सवाल आया कि कुछ लोगों को मिल गया होगा तो क्या होगा। हमने इस अमेंडमेंट में इस बात की सावधानी रखी है कि जिनको मिल गया है पहले प्रमोशन, उन पर कोई भी किसी प्रकार का असर नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस संशोधन विधेयक को मैं सदन के समक्ष लाया हूं। आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि इसको आगे बढ़ाएं और इन दोनों प्रकार के जो प्रस्ताव आए इनको रिजेक्ट करें। इसमें वाद विवाद नहीं, वाद विवाद नहीं कर रहा, वाद विवाद नहीं कर रहा उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, नहीं अनुरोध कर रहा हूँ मैं, वो वाचन की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बजट सत्र आने वाला है, 1-2 महीने में कोई महाप्रलय नहीं हो रही,
ये प्रवर समिति को सुपुर्द है और प्रवर समिति को ये बाउंड फिर कर दे, ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। ये बाउंड कर दे, ये ऑर्डिनेंस फिर लैप्स हो जाएगा, फिर नई बात आ जाएगी। बजट सत्र में ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, फिर बाधिया आ जाएगी 3 महीने के बाद। ये कहना है मेरा। 3 में अब तो आप बहुत जल्दी बजट सत्र लाने वाले हो। माननीय सदस्य कृपया विराजे। प्रश्न ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक 1998 को जनमत जानने हेतु प्रचालित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। नापक जीता, नापक जीता। जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न एक कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक 1998 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। नापक जीता, नापक जीता। प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक 1998 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। विधेयक विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार। खंड 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 3 श्री हरि सिंह कुमेर एवं श्री शैलेंद्र जोशी सदस्य विधानसभा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मैंने खंड 3 में मैंने संशोधन ये रखा है और इस उद्देश्य रखा है ये कि जैसा कि माननीय प्रभारी मंत्री जी ने बताया कि हमने अब कैरियर एडवांसमेंट स्कीम ले आए हैं और कैरियर एडवांसमेंट स्कीम लाने के पश्चात जो पहला सेक्शन था 11 उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं रही। पूर्व सेक्शन था पर्सनल प्रमोशन अगेंस्ट एक्स कैडर पोस्ट। एक्स कैडर पोस्ट पर प्रमोशन करने की इसमें एक विधि दी हुई थी कि लेक्चरर से रीडर और रीडर से प्रोफेसर को प्रमोशन उन लोगों को जिनको के काफ़ी स्टेगनेंसी हो गई है इसमें दे रखा है कि 10 साल जो सर्विस में रहे हों, जिनका कैरियर अच्छा रहा हो, इस प्रकार के लोगों के लिए वो 1 जनवरी को जो 1/3 पोस्ट होंगी उनका 1/3 पर वो प्रमोशन दे करके एक्स कैडर वो क्रिएट करके और वो उनको प्रमोशन देते थे। अब आप ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्कीम सेक्शन 11 की जो है वो तो आप समाप्त करते हैं और साथ साथ नया जो सेक्शन 11 है जो कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्स कैडर प्रमोशन स्कीम है उसको लागू करना चाहते हैं और उसके हिसाब से जिस व्यक्ति को के प्रमोशन हो चुका है यदि वो परमानेंटली उस पोस्ट को होल्ड करना सीज कर जाएगा तो वो एक्स कैडर पोस्ट समाप्त हो जाएगी और ओरिजिनल जो पोस्ट है वो पुनः रिवाइव हो जाएगी। ऐसा एक प्रोविजन सेक्शन 11 में मैंने इसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी केवल ये संशोधन रखा है कि अगर आपकी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में ऐसा प्रावधान है, ऐसा इस पद है, तब तो आप इसको समाप्त कर दीजिए। और अगर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का भी लाभ नहीं मिलेगा, आपके हाई कोर्ट वगैरह केवल यही तो कहते हैं कि आप कैरियर एडवांसमेंट स्कीम को यूजीसी ने जो स्कीम लागू की है उसको आप लागू करिए, यही हाई कोर्ट का कहना है। लेकिन अगर उस स्कीम का लाभ अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप पुरानी जो स्कीम है आपकी उसका लाभ दे सकें, उसका पद क्रिएट कर सकें, इसका मैंने संशोधन रखा है। इसमें भी कदा कोई आपको ऐतराज है तो आप जाने, अन्यथा मेरा जो संशोधन है वो बिल्कुल न्याय संगत संशोधन है। शैलेंद्र जोशी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विषय है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड है और ये जो बिल की आपका जो विषय है वो भी सीमित है,
एक खंड पर है। थर्ड पर बोलना, थर्ड पर। मैं खंड पर ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो किसी बल्कि इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी का विषय है, जिसके लिए बहुत ही विद्वता की जरूरत है, बहुत ही पारंगत होने की जरूरत है, उसमें शिक्षाविद की निपुणता की जरूरत है, ये मैं कहना चाहता हूं। और उसका स्पष्ट द्योतक यह है कि आज इस बिल के बारे में केवल विपक्ष के सदस्य माननीय सदस्य हैं वो ही चिंताग्रस्त हुए हैं, और हाँ पक्ष के लोग कितने बोल के अपना इंटेलेक्चुअल कैलिबर दिखा पाए हैं वो आपको भी मालूम है, मुझे भी प्राइमा फेसी मालूम है। मेरा निवेदन करना यह है कि जैसा आपने आदेशित किया वैसा ही मैं खंड 3 में संशोधन प्रस्तावित कर रहा हूं। विधेयक के खंड 3 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति काडर ब्राह्म पदोन्नति स्कीम के संबंध में अंतकालीन उपबंध के पश्चात एवं अभिव्यक्ति पुनर्जीवित हो जाएगा के पूर्व अभिव्यक्ति सुसंगत कोष्ठक सुसंगत विधि अथवा इस अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी कौमा राज्य सरकार कौमा रुके हुए योग्य अध्यापकों की पदोन्नति संबंधी अवसर देने की दृष्टि से कौमा प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को जितने व्यक्ति पात्र हों उनके 1/3 तक प्राचार्यों के काडर ब्राह्म पद किसी विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में सृजित कर सकेगी प्रतिस्थापित किया जाए। खंड 5 विधेयक के खंड 5 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए। खंड 5 बाद में पढ़ूंगा। मेरा निवेदन करना है खंड 3 के बारे में अध्यक्ष महोदय कि आज हम जो इस खंड 3 के अंतर्गत संशोधन करने जा रहे हैं, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज इस विधेयक की प्रति रात को डाली गई विधायकगणों के घर पर, सुबह उठ के पढ़ा गया, देखा गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम है, एक्स कैडर प्रमोशन स्कीम है, उसको देखा गया। इस तरीके से जो ये अल्पकाल में की सूचना दी गई ये ठीक नहीं है, किंतु फिर भी मेरा ये कहना है कि आज जो भी ये प्रावधान रखा गया, इंसर्ट किया गया है, इसका मकसद केवल एकमात्र है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो प्रारंभ में प्राध्यापक लेक्चर के रूप में आते हैं, जिनका कि आज नॉमेनक्लेचर एसोसिएट प्रोफेसर है, जिनको कि माननीय शिक्षा मंत्री उच्च ये कह रहे हैं कि 8 साल बाद हम उनको रीडर के रूप में पदोन्नति कर देंगे। मेरा निवेदन इसलिए हम यूजीसी के 1988 के जो वेतनमान है उनके अनुरूप हम आचरण करते हुए और उनका एनफोर्समेंट करते हुए हम ड्यूटी बाउंड हैं कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम ही लागू रखें। मेरा ये कहना है कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम ही लागू रखी गई तो ये कानून एक काला कानून होगा राजस्थान के विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय के लिए। और उसकी क्या वजह रहेगी कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आप बताने की हैसियत में तो बताइए कि हमारे 34 फैकल्टी हैं, 34 संकाय, उनमें से कितनी संकाय में प्रोफेसर के पद हैं इस समय? आप बताने की स्थिति में तो मुझे बताइए, मुझे शर्म आ रही है। ये अलग से प्रश्न है। ठीक है, मेरा ये निवेदन है, मैं ये बताना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि जो प्रोफेसर का पद है, ये प्रोफेसर का पद, प्रोफेसर के पद हैं तो 34 फैकल्टी हमारे यहाँ, और 34 फैकल्टी में से मात्र 6 प्रोफेसर के पद हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षाविद नहीं या पढ़े लिखे रीडर नहीं कि जिनको 18 साल हो गए रीडर बने हुए, जिनको 12 साल हो गए और वो प्रोफेसर नहीं प्राप्त कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों कि ये काला कानून लाया जा रहा है। क्यों कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जिसके द्वारा कि एक प्रोफेसर, एक रीडर को प्रोफेसर बनाया जा सकता था, वो स्कीम को आज ये सदन के द्वारा हटाया जा रहा है, रिपील किया जा रहा है। मेरा सेविंग क्लॉज के रूप में ये कहना है कि उस स्कीम को रखा जाए। आज हम एक जो बात तय करने जा रहे हैं कि हम ये चाहेंगे कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में 700 लेक्चर हो, 800 उसमें एसोसिएट प्रोफेसर। ये भी अलग से प्रश्न है सर, मैं निवेदन कर रहा हूं, इससे संबंध नहीं है खंड 3 से। जितनी मैं खंड 3 से इसका संबंध नहीं है माननीय सदस्य। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना मैं रेलेवेंट बात कर रहा हूं, जितना मैं तार्किक बात कर रहा हूं, जितना मैं प्रासंगिक बात कर रहा हूं, उतना मैं नहीं समझता कि अन्य महोदय ने की है। लिहाजा मेरे को अब समय दिया जाए। अब मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय ये निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, आपने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय
ये बताया कि हम राज्यों में यूजीसी के 1988 के वेतनमान लागू हो गए, उसके अनुसार हम केवल कैरियर एडवांसमेंट स्कीम चलाना चाहते हैं, जिससे कि लेक्चर, एसोसिएट प्रोफेसर और रीडर बन जाए। मेरा ये निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, वहां के विश्वविद्यालय ने ये कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जो कि यूजीसी की 1988 के वेतनमान के बाद लागू की गई, उसके बाद भी रीडर से प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए एक्स कैडर प्रमोशन स्कीम जारी रखी है। आप मालूम करवा लीजिए, यदि ये बात गलत हो तो मैं सदन में माफी मांगने के लिए तैयार हूं। ऐसी स्थिति में मेरा ये निवेदन करना है कि हमारे यहाँ जो जीनियस लोग हैं, हमारे यहाँ जो विद्वतापूर्ण लोग हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में जो काबिल लोग हैं, उनकी काबिलियत पर जंग नहीं लगाएं, उनकी काबिलियत को खत्म नहीं करें, उनकी काबिलियत को नष्ट नहीं करें। आप अगर भारतीय सभ्यता संस्कृति की अक्षुण्ण धरोहर और विद्यालय और महाविद्यालयों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसकी विद्वता, उसका इंटेलेक्चुअल कैलिबर को बरकरार रखें। मेरा निवेदन करना और भी है साहब। मैं रेलेवेंट बात कर रहा हूँ। नहीं, आप एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, थोड़ी बात अलग बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है आपसे केवल खंड 3 के लिए कि आप कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जरूर अपनाएं, किंतु उसके साथ साथ एक्स कैडर स्कीम रखाएं, जिससे कि रीडर से प्रोफेसर बन सके, राजस्थान विश्वविद्यालय को वो गौरव हासिल हो सके कि कम से कम और भी नहीं तो 80% डिपार्टमेंट में प्रोफेसर का पद। और आपने का पद, अगर पद आप सृजित नहीं करेंगे तो वेन्यू कैसे ओपन होंगे? आप वेन्यू ये बताइए कैसे ओपन होंगे? आपने इस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में कितने डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद सृजित कर रखे हैं? जब पद सृजित नहीं होंगे, पद सैंक्शन नहीं होंगे, तो एक्स कैडर प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत तो प्रोफेसर बन जाएंगे, किंतु कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत एक भी प्रोफेसर नहीं बनाएगा। आपको अभिशाप देंगे, आपको यह हालत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड 3 में क्या जाए शब्द उचित नहीं है। हाँ। खंड पता नहीं किस पर अपने ऊपर कर रहे थे, कहीं के ऊपर कर रहे थे, मालूम नहीं क्या बोल रहे थे। बीच में व्यवधान नहीं माननीय सदस्य। इनको दिल्ली जाना है, गाड़ी बंबई में बैठ रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब विराजे। खंड 3 में 2 माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किए। मैं दोनों को अमान्य करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं, सदन से निवेदन करता हूं। मैं कुमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात में इस बात को स्वीकार कर लिया कि अगर सचमुच दिशा निर्देशों का यूजीसी का पालन करना है और हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करना है, तो उन्होंने भी अपने संशोधन पर जोर नहीं दिया। जहां तक बांदीकुई से आने वाले सदस्य हैं, मैं उनको इंटेलिजेंसिया की श्रेणी में रखता हूं, कोई और रखे न रखे मैं मानता हूं, किंतु जो इस विषय में उन्होंने खंड 3 के विषय में संशोधन रखा, वो अगर यूजीसी के दिशा निर्देशों को मानना है तो कैडर प्रमोशन कैसे रहेगा? जहां तक प्रोफेसर्स के पोस्ट क्रिएशन का प्रश्न है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पोस्ट क्रिएटेड है, सिलेक्शन नहीं हुए। राज्य सरकार ये भी चाहती है, प्रयत्न कर रही है, उनको कह रही है और व्यवस्थाएं भी बनाने के लिए उनको निवेदन कर रही है कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन करें, ताकि रीडर के जो ग्लैमरस लोग हैं उनको सिलेक्शन में आकर प्रोफेसर बनने का अवसर मिल जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके इंटेलिजेंसिया को स्वीकार करते हुए, और कुमेर वाले आने वालों को तो मेरे बराबर का, वैसे मुझसे बहुत उन्होंने जिस प्रकार की बात पहले बात कही है उसके संदर्भ में कहा है, मैं निश्चित रूप से जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, फिर महुआ वालों की बात करना चाहता हूं, इसलिए मैं उसको प्रेस अप नहीं करना चाहता, किंतु मेरा कहना चाहता हूं कि यूजीसी के ग्रेड स्वीकार करने के बाद ही खंड 3 में संशोधन किए वो बिल्कुल अमान्य है, और उस बात को पूरा करने के लिए खंड 3 में यही संशोधन करना आवश्यक है। मेरा आपसे प्रार्थना, इसको स्वीकार किया जाए। प्रश्न ये कि खंड 3 में जो संशोधन श्री हरि सिंह कुमेर एवं श्री शैलेंद्र जोशी सदस्य विधानसभा ने प्रस्तुत किए हैं, उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष ये गलत हो जाएगा
संशोधन पर वोटिंग तो एक एक पर होगा, इकट्ठा वोटिंग नहीं करा सकते, इकट्ठा वोटिंग हो नहीं सकता। आप करा दें, आपकी मर्जी वाली बात है। बोल रहा हूँ, एक एक पे ही बोल रहा हूँ, एक पे सेपरेट होगा क्या? अरे नाम प्रश्न है कि खंड 3 में जो संशोधन श्री हरीश सिंह कुमेर सदस्य विधानसभा ने प्रस्तुत किए उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। नापक जीता संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये कि खंड 3 में जो संशोधन श्री शैलेंद्र जोशी सदस्य विधानसभा ने प्रस्तुत किए हैं उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। नापक जीता संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि खंड 3 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँपक जीता खंड 3 स्वीकार किया गया। खंड 4 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 4 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँपक जीता खंड 4 स्वीकार किया गया। खंड 5 श्री शैलेंद्र जोशी सदस्य विधानसभा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। हो गया? विधेयक के खंड 5 के माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के खंड 5 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाने की निवेदन करता हूं। द्वितीय अनुसूची की प्रविष्टि 2 को हटाया जाना। मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची की प्रविष्टि 2 को हटाया जाएगा। मेरा निवेदन करना यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि एक्स कैडर प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत जो पहले प्रोफेसर के पोस्ट थे उनके लिए पोस्ट वैकेंसी कर दी गई, किंतु उनकी भर्ती नहीं हुई है और प्रोसेसिंग जारी है। मेरा ये निवेदन करना है कि आज यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये बात सही है, और राजस्थान सरकार का एक निर्धारित और निश्चित ही क्षेत्राधिकार है, किंतु माननीय उपाध्यक्ष महोदय जिस तरह की पोस्ट प्रोफेसर की वैकेंसी क्रिएट कर दी गई और पोस्ट आते नहीं भरी गई, उसी तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोस्ट खाली है और उसके लिए कमेटी बना दी गई। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज वीसी के पोस्ट के लिए कमेटी बनाने के बाद भी आज तक वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। खंड 5 से संबंधित है क्या ये बात? मेरा ये कहना है कि सेम केस सेम संबंधित है क्या? मेरा ये कहना है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि जिस तरीके से आपने ये कहा कि प्रोफेसर की का पद सृजित कर दिया गया है अन्य संकाय में, किंतु पद सृजित करने के बाद भी उसमें भर्ती की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया नहीं हुई प्रोफेसर के लिए। ठीक राजस्थान विश्वविद्यालय में जितने भी पद सृजित होते हैं उनमें चयन की प्रक्रिया इतनी विलंब होती है, दीर्घ जीवनी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है और वो परपेचुअल समय तक डिलेड और ग्रेटली डिलेड रहती है कि वो नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में, ठीक वैसी स्थिति में जैसे कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए एक प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा हुआ है और नहीं बन पा रहा है। और साथ में मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज एक जो सबसे ज्यादा ज्वलंत समस्या जिससे कि हजारों विद्यार्थियों का केवल आज ही भविष्य में 1-2 दिन में तय होना है, वो ये है कि 75% अटेंडेंस रख के आपने उनको प्राइवेट एग्जाम के लिए कर दिया है। सदस्य इस खंड से इसका कोई संबंध नहीं है। तो खंड प्रभारी मंत्री महोदय, तो श्रीमान मेरा निवेदन ये है, बोलना क्या ये तो अनुसूची है माननीय सदस्य, जो मूल उद्देश्य को पूरी करने के लिए मैंने कहा है, कृपया आप अनुसूची इनका जो इसको निरस्त किया जाए। आप अनुसूची 2 को रिपील एंड सेविंग क्लॉज के रूप में हटाएं और मेरा ये कहना है कि जो पहले की बात है वो इंसर्ट की जाए। माननीय सदस्य, प्रश्न ये है कि खंड 5 में जो संशोधन श्री शैलेंद्र जोशी सदस्य विधानसभा द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। नापक जीता संशोधन है स्वीकार किया गया। प्रश्न 1 खंड 5 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँपक जीता खंड 5 स्वीकार किया गया। खंड 6 कोई संशोधन नहीं। आसन की ओर से प्रश्न ये है कि खंड 6 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँपक जीता खंड 6 स्वीकार किया गया।
खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति एवं चयन संशोधन विधेयक